हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज एक न्यू वन शॉट एफ स्टार्ट करते हैं। ये वन शॉट एफ मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था, जिनका नाम पाशु भट्ट था। मुझे पूरी अच्छे से प्रोनाउंस करने तो नहीं आ रहा, बट उनकी आईडी का नाम यही है। तो चलो हम उनके द्वारा दिया गया कहानी एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें उन्होंने एक कोल्ड वांग जी और एक क्यूट से बनी विंग की कहानी बताई है। वो एक चबी विंग होगा और वो दोनों भाई भाई होंगे, यानी कि वो दोनों कजन्स होंगे और इसमें विंग का ऑब्सेशन आप लोगों को दिखाई देगा। तो चलो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में मैं इनकी फैमिली के बारे में बताती हूँ। लैन फैमिली, जिसके सबसे बड़े मुखिया का नाम है लैन कुरैन। उनके दो बच्चे हैं, लैन चिंगेजुन और लैन सिचेन। लैन चिंगेजुन की शादी पहले हुई, जिसके वजह से उनका एक बेटा होता है लान वांगजी, जो अपनी फादर की तरह ही बहुत ज़्यादा ही वेल मैनर है और साथ में उसे बिल्कुल भी बदमाशी पसंद नहीं आती। बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता है, हमेशा अपने काम में बिजी रहता है और खासकर उसे मस्ती करने वाले पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी हमेशा ही अपने काम में बिजी रहता है। वहीं दूसरे लैन सिचेन, जिसकी शादी बाद में हुई और उनका एक छोटा सा नटखट सा बेबी हुआ, एक ओमेगा, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बच्चा पूरे लैन फैमिली का जान था। उसका नाम लैन विंग था। उसका बर्थ भी थोड़ा सा ट्रेजिडी वाला था। असल में पूरी लैन फैमिली घूमने गई थी वेकेशन पे। उस टाइम लान वांगजी सिर्फ और सिर्फ 5 साल का था। वो सभी कार में घूमने जा रहे थे। एक कार में चिंगेंचुन, उनकी वाइफ और उनका छोटा सा बेबी वांगजी था। वहीं दूसरी कार में लैन कुरैन, लान सिचेन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ यानली थी। यानली अभी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से उसे घूमना तो अलाउड नहीं था। बट सभी लोग जा रहे हैं और यानली घर पे अकेली रहती, इसीलिए सभी लोगों ने सोचा कि क्यों ना यानली को भी ले चले, और यानली अगर घूमेगी तो उसको और भी अच्छा लगेगा। यही सोचकर वो उसे घुमाने ले आते हैं। बट रास्ते में अचानक ही यानली की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से सिचन ने कार रोक दिया था। और सिचन को कार रोकते हुए देखकर चिंगेंजुन ने भी अपना कार रोक दिया था कि आखिर हुआ क्या। यानली बहुत ही ज़्यादा चीख रही थी क्योंकि उसके टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये देखकर लैनी कहती है कि हमें यानली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए, हमें जल्दी कार चलानी चाहिए। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठते ही हैं कि अचानक ही उन्हें पता चलता है कि सामने तो एक बहुत बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है, यानी कि पत्थर या कहूँ तो पहाड़ गिर चुका है। हाँ, वो पहाड़ी एरिया में घूमने गए थे, जिस वजह से पहाड़ गिर चुका है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक थे। और साथ में वो यानली को थैंक्स भी कहने लग गए, क्योंकि अगर यानली इस टाइम चिल्लाती नहीं, उसके पेट में दर्द नहीं होता, तो अभी सभी लोग उस पहाड़ के नीचे आ चुके रहते। उस लैंडस्लाइड के कारण वो सीधा नीचे चले जाते। इसीलिए वो सब थैंक गॉड कर रहे थे। वो सब बच्चे की शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि बच्चे के कारण ही वहाँ बचे हुए हैं, नहीं तो अभी तक तो वो मर चुके रहते। यही सोचकर वो बच्चे को बहुत ज़्यादा ही लकी समझ रहे थे। यानली मुस्कुराती है, बट अब वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। रहने का खाने का कोई जगह नहीं है और वो ऐसे ही रोड पे नहीं रह सकते, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऐसे मौसम में हमेशा ही पहाड़ गिरते रहते हैं। कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ आसपास अगर कोई गांव हो तो उस गांव में ही रहा जाए। यही सोचकर वो पास के गांव को तलाश करने लग गए। उन्हें ऐसा करते करते रात के 1 बज चुके थे। रात के 1 बजे गांव में कौन उन्हें शरण देगा, इसीलिए वो सारे लोग अभी परेशान बैठे हुए थे, अपने कार में ही थे। बट कार में वो कब तक बैठे रहेंगे, और यानली भी प्रेग्नेंट है, वो बैठे बैठे नहीं रह सकती है। इसीलिए उसके टमी में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है। और साथ में इस पैनिक के कंडीशन में उसका कब वाटर ब्रोक हो जाता है पता भी नहीं चला। जब उनकी आवाज़ें आती ऐसे चिल्लाने की, तो सारे लेंस परेशान हो गए थे कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते और गांव में भी सब सोए हुए हैं, वो क्या करेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यानली अपने बेबी से हाथ धो बैठेगी, या कहूँ तो यानली की भी जान खतरे में आ जाएंगी। वो परेशान, सीचैन तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, क्योंकि वो यानली से बहुत प्यार करते हैं, उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। अगर उन दोनों को कुछ हुआ
तो सिचन नहीं रह पाएंगे। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक करे थे। तभी वहाँ पर एक मसीहा बन के एक लेडी आती है। वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी। असल में उन लोगों का कार उनके घर के पास ही खड़ा हुआ था, जिस वजह से यानली की चीखें उनको सुनाई देती है। और वो लेडी घर से बाहर आती है और उन्होंने देखा कि यानली कैसे तड़प रही है। ये देखकर वो परेशान होती है और वो उनके पास आती है और वो उन्हें कहती है कि वो उनका बर्थ दिलाने में सहायता कर सकती है, क्योंकि वो एक मतलब आया थी। वो बर्थ दिलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। गांव में ऐसी लेडीज होती है ना जो बर्थ दिला सकती है, तो वो उन्हें ऑफर करती है। वही इस टाइम पे यानली की ऐसी कंडीशन देखकर उन लोगों को सच में लगा कि ये लेडी उन लोगों के लिए गॉड की तरह है। इसीलिए वो उन्हें मदद करने को बोलते हैं। वही वो लेडी जल्दी जल्दी से यानली को अपने घर में ले जाने बोलती है। सिचन भी यानली को अपने गोद पे उठाकर उस लेडी के घर के अंदर लेके जाता है। वो लेडी का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब एक झोपड़पट्टी ही था जो छानी से बना हुआ था। उसमें एक बिस्तर सा, एक खाट लगा हुआ था। उसी खाट में यानली को लेटा दिया जाता है। यानली बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। वहीं वो लेडी जल्दी से भागकर अपने साथियों के पास जाती है और वो इस बारे में बताती है। रात के 1-2 बजे कोई भी अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता, बट यानली के लिए उस ग्रैंडमा ने अपनी नींद खराब की। और साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुलाया, अपने साथियों को भी बुलाया, ताकि वो यानली के बर्थ में थोड़ा सा मदद कर सके। फिर वो वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि आप सभी बाहर जाइए। फिर क्या, सभी लैंस बाहर चले जाते हैं। सीजन तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, जिसे देखकर लैंचिंग एंजुन और लैंकुरन उसे संतावना देते हैं। वहीं वांग जी अपने मदर की गोद में बैठा हुआ था, क्योंकि वो अभी से 5 साल का ही तो था। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि अभी हो क्या रहा है, बट हाँ इतना पता चल रहा था कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, जिसके वजह से उसके अंकल बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्या उस बेबी की वजह से है? वो बेबी कितना ज़्यादा गंदा है। उसकी छोटी मम्मा, यानी कि वो यानी को अपना छोटी मम्मा ही बोलता था, क्योंकि उसकी छोटी मम्मा उसे बहुत प्यार करती थी। वांग जी अपनी छोटी मम्मा को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि बेबी कितना गंदा है, वो मेरी छोटी मम्मा को परेशान कर रहा है। मैं कभी छोटे बेबी से बात नहीं करूंगा, वो कितना गंदा है। आई हेट यू छोटे बेबी, तुमने मेरी छोटी मम्मा को रुला दिया। ये बोलते हुए वांग जी बस उस रूम की तरफ देखे जा रहा था और वो अपनी मम्मा के बाहों में सिमटा हुआ था। वो उस छोटे बेबी को, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, वो उसे कर्ज करा था, क्योंकि उस छोटे बेबी के कारण उसकी छोटी मम्मा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यानली बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, चिल्ला रही थी, जिसे देखकर वांगजी और भी ज़्यादा घबरा रहा था। वो अपनी मम्मा को टाइटली, मतलब एकदम ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा किसी के करीब है तो वो यानली है, क्योंकि उसकी फैमिली में सारे लोग काम पे गए होते हैं, बट यानली अकेले रहती है घर पे, वो भी वांगजी का टेक केयर करते हुए। तो वांगजी और यानली का बॉन्ड ही कुछ अलग है। और अभी यानली को इतने दर्द में देखकर वांगजी उस छोटे बेबी को कर्ज किए जा रहा है। तभी अचानक ही अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ें आती है और यानली चुप हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग राहत की ब्रीथ लेते हैं। वहीं वांगजी जब अपनी छोटी मम्मा की आवाज़ें नहीं सुनता, तो वो अपनी मम्मा को पूछने लग गया कि मम्मा, छोटी मम्मा को कुछ हुआ तो नहीं? ये सुनकर उसकी मम्मा कहती है, नहीं नहीं, तुम तो अब बड़े भैया बन चुके हो। ये सुनकर वांग जी अपना मुंह बनाता है और कहता है, नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उस छोटे बेबी के कारण मेरी छोटी मम्मा को हर्ट हुआ। आई हेट दिस। ये सुनकर उसकी मम्मा कहती है, वांग जी ऐसे नहीं बोलते, ये तो हर मम्मा को सहन करना पड़ता है। बट वांग जी उस टाइम छोटा बच्चा था, उसे ये सब कहाँ समझ आएगा। इसीलिए उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो छोटे बेबी को प्यार नहीं करेगा। हाँ, उसने पहले बोला था कि वो छोटे बेबी का बहुत ख्याल रखेगा, बट अब बिल्कुल नहीं रखेगा, क्योंकि उसके कारण उसकी छोटी मम्मा को दर्द जो हुआ है। फिर वो ग्रैंड माँ बाहर आती है और मुस्कुराते हुए एक छोटे से, बहुत एक क्यूट से चबी से बेबी को वो हमारे सिचन के हाथों पे देती और कहती है, आपका बेबी बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर सिचन मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो बेबी हद से ज़्यादा खूबसूरत था। उसके होठों के नीचे वो तिल सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। उसके वो छोटे छोटे मुलायम मुलायम हाथ, उसकी वो चमकती हुई सिल्वर आँखें, सभी लोग मिज़मराइज़ हो गए थे। तभी वो ग्रैंडमा बताती है कि ये एक ओमेगा बेबी है। ये सुनकर तो और भी ज़्यादा लोग खुश हो गए थे, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी एक अल्फ़ा बेबी था और अब एक ओमेगा बेबी आ गया, तो उन लोगों की खुशी को तो चाँद चाँद ही लग गए थे।
तभी सिचन पूछते हैं कि यानली कैसी है। वो मतलब कि वो ग्रैंडमा बताती है कि वो भी हेल्दी है बट अभी थकी हुई है, तो वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश है बट कुछ टाइम में ही होश आ जाएगा। ये सुनकर सिचन उस ग्रैंडमा के सामने सर झुका लेता है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज उनका ये बेबी और साथ में यानली सेफ नहीं होते। इसीलिए वो उन्हें मतलब ऑफर करते पैसों के लिए, बट ग्रैंडमा मना कर देती ये कहकर कि नहीं नहीं, उन्होंने पैसों के लिए ये सब नहीं किया है। ये सुनकर लैन फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ग्रैंडमा कितनी ज़्यादा दिल की साफ है ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ टाइम के बाद ही ग्रैंडमा के घर के अंदर सब लोग बैठे हुए थे और वो यानली के होश में आने का देख रहे थे। यानली कुछ टाइम के बाद होश में आती है। वांगजी तो सीधा यानली को गले ही लगा लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था अपनी छोटी मम्मा को ऐसे बेहोश देखकर। यानली जब वांगजी को देखती है वो मुस्कुराती हुई उसके गालों पे किस करती और वो समझाती कि वो ठीक है तो रोना बंद करे। ये सुनकर वांगजी कहता है आपको इतना ज़्यादा दर्द हुआ। ये सुनकर यानली मुस्कुराते हुए कहती है ये तो नॉर्मल है बेबी। ये सुनकर वांगजी कहते हैं बट फिर भी छोटा बेबी गंदा है। ये सुनकर लैनी सीधा अपने वांगजी को अपने गोद में ले लेती है और वो समझाने लगती है कि ऐसा नहीं बोलते। वहीं यानली मुस्कुराती है। तभी सिचन उसके पास हमारे छोटे से बेबी को लेके आते हैं। यानली उसे देखते ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो उसके फॉरहेड पे किस करती है। तभी ग्रैंडमा कहती है तुम इसे दूध पिला दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही भूखा है। ये सुनकर यानली भी अपना सर हिलाती है और फिर वहाँ से लैन कुरैन और लैन चिंगेंजन चले गए थे। सिचेन, लैनी और वांगजी वहीं पर ही थे और ग्रैंड माँ यानली को बच्चे को दूध पिलाने में मदद करी थी। पहली पहली बार समझ में नहीं आता है कि बच्चे को कैसे दूध पिलाया जाता है। यानली को पहली पहली में दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, ऐसा जैसे कि उसके अंदर से कोई खून चूस रहा हो। बट फिर ग्रैंडमा ने उसे अच्छे से बेबी को पकड़ना सिखाया, क्योंकि ये भी एक तरीके से एक कला ही होता है बेबी को फीड करवाना। बेबी को फीड करवाने में इतना ज़्यादा पेन होता है कि आप जो माँ नहीं बने हो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कैसा कैसा फील होता है एक बेबी को बर्थ देने में, उसके लालन पोषण में। एक माँ जब पहली बार अपने बेबी को फीड करवाती है तो कैसा फील होता है, कितना दर्द होता है, आप सभी अभी नहीं समझ सकते। मैं भी अभी पूरी तरीके से ये नहीं समझ पाई हूँ, बट मैं अपनी भाभी को देखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि आखिर कैसा कैसा फील होता है जब वो मुझे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है। यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड भी जब अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को बताती है तो मैं उसे सोचती हूँ कि कितना ज़्यादा पेन होता होगा एक बेबी को बर्थ देने में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले, इसीलिए मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। तो चलो फिर से कहानी पे आते हैं। यानली उस बेबी को फीड करवा रही थी। यानली को दर्द हो रहा था जिस वजह से उसके आंखों में फिर से आंसू आ रहे थे, जिसे देखकर वांगजी अपने मन में कर्ज कर रहा था उस छोटे से बेबी को कि उस बेबी के कारण उसकी छोटी मम्मा को कितनी ज्यादा पेन हो रहा है। वो गुस्से में अपने मुंह को फुलाकर उस छोटे से बेबी को घूरे जा रहा था। तभी यानली उस बच्चे को देखते हुए कहती है ग्रैंडमा, अगर आप हमारे पास ना होती तो आज मैं अपने बच्चे को देख नहीं पाती, छू नहीं पाती। थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की। ये सुनकर ग्रैंडमा मुस्कुराती है, उसके बालों को सहलाती और कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरी बच्ची जैसा हो। ये सुनकर यानली मुस्कुराती है और वो सिचैन की तरफ देखते हुए कहती है हस्बैंड, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर सिचन अपना सर हिलाते हैं। यानली मुस्कुराते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे का नाम ग्रैंडमा रखे। ये सुनकर सिचन भी मुस्कुराते हैं। वहीं ग्रैंडमा शॉक हो गई थी, क्योंकि बच्चे का नाम रखना बहुत बड़ा ही खुशी का काम होता है। मतलब एक मदर और फादर ना बच्चे का नाम बहुत पहले से सोचते हैं। कितनी खुशी भरा टाइम होता है जब अपने बच्चे को वो नाम देते हैं। और आज ये पल, ये मौका ग्रैंडमा को मिल रहा है, उससे वो भी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो लैंडस्लाइड में ही ख़त्म हो गए। उनकी अब कोई भी वंशज नहीं है, कोई भी मतलब उसके बच्चे ही नहीं हैं, तो उन्हें मौका ही नहीं मिला ये सब। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। ग्रैंडमा बच्चे को देखती है और वो कहती है नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बट लैंसिचन कहते हैं हाँ ग्रैंडमा, आपने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की, आप हमारे पैसे को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप हमारे बच्चे को नाम दे दीजिए एक ग्रैंडमा की तरह।
ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि जब उसकी बहू प्रेग्नेंट थी तो वो लैंडस्लाइड में ख़त्म हो गई थी और उसका बच्चा भी मतलब कि वो प्रेग्नेंट थी तो उसका बच्चा और वो दोनों ही ख़त्म हो गए थे। यहाँ तक कि उसका बेटा भी ख़त्म हो गया था। तो वो जो अपने छोटे से ग्रैंड चाइल्ड के लिए नाम रखना चाहती थी वो रख नहीं पाई, और आज उसे फिर से मौका मिला है तो वो बिना सोचे समझे, बिना एक पल का वेट किए उस बेबी को कहती है विंग। ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो गए थे। यानली भी खुश हो गई थी, सिचैन भी खुश हो गए थे, यहाँ तक कि लैनी, लांचिंगेंजुन और लैन कुरैन भी खुश हो गए थे, क्योंकि विंग बहुत प्यारा नाम है। ये बोलकर वो मुस्कुराती है और फिर वो उन लोगों को देखते हुए कहती है आई एम सॉरी, मैं मैंने इसके नाम के सामने अपना वी सरनेम लगा दिया, मुझे माफ़ कीजिए, आप इसे इंग भी बोल सकते हो। ये सुनकर लैनकुरन कहते हैं कोई बात नहीं, आपने हमारी यानली को और उसके बच्चे को जीवन दान दिया है, तो अगर आप इसका नाम आपके नाम पे रखेंगी तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। हम आज से हमारे छोटे से बेबी को विंग बोलेंगे, लैन विंग। ये सुनकर सभी लोग हैप्पी हो गए थे। 2 दिनों तक वो लैंडस्लाइड अच्छे से कवर हो जाता है। 2 दिन तक यानली और बाकी सारे लैंस ग्रैंडमा के घर पे ही रहते हैं। उनका रिश्ता ग्रैंडमा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा भी बन चुका था। फिर वो ग्रैंडमा को ऑफ़र भी करते हैं कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, बट ग्रैंडमा ने मना कर दिया था, क्योंकि अब वो ज़्यादा टाइम की मेहमान ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गई है और साथ में उनका ये घर जहाँ पर उसके बच्चों की यादें हैं, तो वो इसी घर में रहना चाहती है। यही सोचकर वो उन लोगों को मना कर देती है और वो उसे यानी कि हमारे छोटे से विंग को आशीर्वाद देती है कि तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें हर खुशियाँ मिले। ये बोलकर वो मुस्कुराती है। उसके बाद यानली और उसकी पूरी फैमिली वहाँ से निकल गई थी। वहीं वांग जी अब तो उस बेबी से और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया था, क्योंकि बेबी के आने के बाद से यानली जो उसे हमेशा ही टाइम दिया करती थी, अब उसके पास वांग जी के लिए बहुत कम टाइम रहता था, क्योंकि एक बच्चे को संभालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। हर पल उसका ध्यान देना पड़ता है, हर पल उसे ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए यानली बच्चे के ध्यान देने के कारण वांग जी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से वांग जी उस बच्चे को और भी ज़्यादा बुरा सोचता था कि उस बच्चे के कारण उसकी छोटी मम्मा उसे टाइम नहीं दे पा रही है। जिस वजह से वांग जी ने सोच लिया था कि वो विंग को बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगा। बट शायद तक भगवान का कुछ और ही सोचना था, कुछ और ही फैसला था। इसीलिए जैसे जैसे विंग बड़ा होता गया वो वांग जी के तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया। विंग जब चलना सीखा तो उसने सबसे पहले वांग जी का पीछा किया। वो हमेशा ही वांग जी के साथ खेलना चाहता था, बट वांग जी हमेशा ही उसके पास से भाग जाया करता था, जिसके कारण विंग भी अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से वांग जी का पीछा करता था, बट वांग जी हमेशा ही उसे इग्नोर कर दिया करता था। उसकी मम्मा, उसके पापा, यहाँ तक सभी लोग वांग जी से कहते थे कि विंग के साथ खेला करो बेबी, बट वांग जी तो हमेशा मना कर दिया करता था, ये कहकर कि नहीं, उसने मेरी छोटी मम्मा को चुरा लिया है, मैं उसके साथ कभी नहीं खेलूंगा। ये सुनकर यानली मुस्कुराती थी और वो वांग जी को समझाती थी कि मेरा छोटा सा बेबी तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, प्लीज़ खेल लो। ये सुनकर वांग जी मना नहीं कर पाता था और वो विंग के साथ खेलता था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था जब भी वांग जी उसके साथ खेलता था, बट जैसे यानली वहाँ से जाती थी विंग को वांग जी इग्नोर करना स्टार्ट कर देता था, जिससे विंग का मुंह बन जाता था, बट वो वांग जी का पीछा नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि वो छोटा सा विंग जो अभी सिर्फ 1-2 साल का ही था, वो वांग जी के साथ सोने का डिमांड करने लग गया। उसे बोलना नहीं आता था अच्छे से, बट वो इशारों से ही कहता था कि मम्मा मुझे गगा के साथ सोना है। वो अपनी तोतली आवाज़ में बोला करता था। हाँ, 2 साल का बच्चा बोल सकता है, ओके। 1 साल के आजकल बच्चे बोलने लग जाते हैं। हाँ, थोड़े लड़खड़ा कर बोलते हैं, कम बोलते हैं, बट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। 1.5 साल के बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो 2 साल का हो गया है तो वो बोल लेगा, ठीक है। विंग वांग जी के पीछे पीछे हमेशा दौड़ा करता था। वहीं वांग जी विंग को इग्नोर करते हुए चला जाता था, बट विंग, हमारा छोटा सा बेबी, हमारा छोटा सा चबी सा विंग हमेशा ही वांग जी का पीछा करता रहता था। कभी कभार तो विंग को चोट भी पहुंच जाती थी, जिससे वांग जी को भी फिक्र होती थी, बट विंग कहाँ मानने वाला था। वो तो वांग जी का अटेंशन पाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता था जिससे वो वांग जी का अटेंशन पा सके, बट वांग जी
वो कभी अटेंशन देता ही नहीं था। यानली के सामने हाँ थोड़ा बहुत वो विंग को देख लेता था, उसके साथ खेल लेता था, बट जैसे यानली वहाँ से जाती थी, वांग जी विंग को फुल टू इग्नोर करता था। अब ऐसे ही टाइम बीतते गया। टाइम के साथ साथ विंग और वांग जी बड़े होते गए। जैसे जैसे विंग बड़ा हो रहा था, वो वांग जी के लिए और भी ज़्यादा पागल होते जा रहा था। वो जैसे ही होते जा रहा था, वो वांग जी को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा ही उसके पीछे पीछे निकल जाया करता था। वहीं वांग जी, जिसे विंग बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी छोटी माँ हमेशा ही ज़्यादा अटेंशन विंग को देती थी। सिर्फ उसकी छोटी माँ नहीं, बाकी लोग भी अब विंग को ज़्यादा अटेंशन देते थे, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट चबी सा बच्चा था। उसे सब प्यार ज़्यादा करते थे, इसलिए खिलाते पिलाते भी बहुत ज़्यादा थे। तो वो थोड़ा सा चबी हो चुका था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगता था, और उसकी क्यूटनेस से सभी लोग उसकी और भी ज़्यादा तारीफ़ें करते थे और भी ज़्यादा उसकी तरफ प्यार जताते थे। यहाँ तक कि विंग की सारी ख्वाहिशें बिना उसके बोले पूरी हो जाती थी। लान वांग जी के फादर भी विंग की ज़्यादा तरफदारी करते थे। अगर वांग जी विंग को कुछ बोल देना, तो उसकी तो बैंड बज जाती थी। इसीलिए वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे वांग जी बड़ा हो रहा था, उसकी रूडनेस विंग के लिए बढ़ती जा रही थी। वो विंग से कहीं न कहीं हेट करने लग गया था, क्योंकि सारे लोग विंग को पसंद ज़्यादा करते थे। वांग जी को अब अटेंशन कम जो मिलती थी। वांग जी एक अल्फा है और वो बड़ा होते जा रहा है, जिस वजह से ज़्यादा अटेंशन उसे ना देकर छोटे से बच्चे विंग को अटेंशन मिलती थी, जिस वजह से वांग जी को गुस्सा आता था, और वो हमेशा जब भी विंग के पास अकेला रहता था, तब वो विंग को बुली करता था। विंग जिसे बुरा तो फील होता है कि उसके गगा उसे बुली करते हैं, बट वो उसमें भी खुश है, क्योंकि वो वांग जी के पास जो रहता है, उसे बस वांग जी के पास रहना है। ये विंग का ऑब्सेशन है कि वो वांग जी के पास रहना चाहता है किसी भी हाल में। अगर वांग जी उसे बुली भी कर रहे हैं ना, तो भी वो वांग जी के पास रहेगा। यही सोचते हुए वो हमेशा ही जब भी वांग जी अपने स्कूल से आता, तो वो दौड़ते हुए वांग जी के पास चला जाता। वो सबके सामने वांग जी के ऊपर कूद जाता था। वही वांग जी सबके सामने विंग को डांटता नहीं था, इसीलिए वो विंग को कैच कर लेता था। विंग वांग जी के गालों पे किस करता, उसे बहुत सारी बातें करता। वही वांग जी बस हाँ हूँ बस इतना ही जवाब देता था। फिर वांग जी जैसे ऊपर जाता, उसकी फिर से रूडनेस स्टार्ट हो जाती थी। वो विंग को सीधा बेड पे फेंक देता, और वो उसे देखते हुए कहता है, यू चबी बॉय, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे साथ आकर ऐसे मत चिपका करो। अगर एक बार और तुम ऐसे आके मुझ पे चढ़े ना, तो तुम्हें मैं सबके सामने फेंक दूंगा। ये सुनकर विंग अपनी बनी से स्माइल दिखाते हुए कहता है, गग्गा, मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर लोगे। ये बोलकर वो और भी ज्यादा बनी वाली स्माइल दिखाता है, जिसे देखकर वांग जी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि सच है कि वो सबके सामने विंग को कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर वो बोलने की कोशिश भी करेगा ना, उसके ऊपर सब चढ़े जाएंगे, क्योंकि सारे लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। विंग इतना क्यूट है, जिसके कारण अगर विंग को ज़रा सा भी चोट लगी, ज़रा सा भी, तो यहाँ पूरा घर सर पे उठ जाता है। और अगर वांग जी ने उसे डांटा ना, तो वांग जी की खैर नहीं। ये वांग जी को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो सबके सामने विंग को कभी बुली नहीं करता। और एक और कारण है कि उसकी छोटी माँ, अगर उसको दिखा ना कि वांग जी ने विंग को हर्ट किया, तो उनके फेस में उदासी आ जाएगा। और वांग जी बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि उसकी छोटी माँ के फेस में ज़रा सा भी उदासी आए, इसीलिए वो विंग को झेल रहा है। वांग जी इरिटेट होकर अपने बैग को दूसरी तरफ फेंकता है और कहता है, विंग, अगर तुमने आइंदा मुझे परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कर सकता, बट मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर विंग एक पल के लिए चुप हो गया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके वांग जी का उसे छोड़ के कहीं जाए। इसीलिए वो अपने पपी सा फेस बना लेता है, और वो धीरे से बेड से उतरता है, वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है, और वो उसे झुलाते हुए कहता है, गग्गा, आई एम सॉरी, प्लीज अब मुझे छोड़ के जाने के बारे में मत बोलो ना। ठीक है, आप आप जो कहोगे मैं करूँगा। आई एम सॉरी, अब मैं मस्ती नहीं करूँगा, प्लीज़ ना ऐसी बातें मत किया करो। ये बोलकर विंग बहुत ही पपी आइज़ के साथ वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी जब ये देखता है कि विंग फिर से उसकी बातों पे आ गया है,
तो वो विंग को कहता है ठीक है, जाओ मेरे कपड़े कबर्ड से निकाल के लाओ। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कबर्ड की तरफ जाने लगता है। वही वांग जी विंग को हमेशा काम करवाता रहता है, क्योंकि वो विंग को bully तो नहीं कर सकता, उसे डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता, बट हाँ अपना एक काम तो करवा ही सकता है। यही सोचते हुए वो हमेशा ही जब भी अकेला रहता था तो वो विंग को छोटा मोटा बुली करता था और साथ में उसे काम करवाता था। और वही विंग खुशी खुशी ये कर भी देता था, क्योंकि उसे वांग जी के साथ रहने का मौका जो मिल रहा है। अभी विंग सिर्फ 10 साल का है, वही वांग जी 15 साल का है, तो इनके बीच में 5 साल के एज गैप है, ठीक है। विंग छोटे छोटे हाथों से वांग जी के लिए कपड़े निकालता है और वो वांग जी को कहता है, गग्गा आप ये पहनना, आपके ऊपर ये अच्छा दिखता है। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है और कहता है, छी तुम्हारी चॉइस कितनी गंदी है, मुझे ये नहीं पहनना। ये सुनकर विंग का मुंह बन जाता है और कहता है, गग्गा क्या आप अपने आप को गंदा बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तो आपको चूज किया था। ये सुनकर वांग जी इरिटेट हो गया, विंग का यही बहाना। हाँ, वांग जी शाय करता है और वो कहता है, इस बच्चे का ये छोटा सा है बट इसकी जुबान तो देखो। ये सोचकर वांग जी इरिटेट होकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं विंग उसके साथ साथ वॉशरूम में जाने वाला था, जिसे देखकर वांग जी उसे इरिटेट आंखों से देखते हुए कहता है, क्या अब तुम मेरे साथ वॉशरूम में भी जाओगे? चुपचाप बाहर बैठो, और अगर चुपचाप नहीं बैठना है ना तो जाओ मदर से पूछ के आओ कि मेरे लिए क्या बना है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो अपने छोटे छोटे कदमों से भागते हुए किचन की तरफ जाने लगता है। वहीं वांग जी जैसे विंग वहां से गया शाय करता है और कहता है, थैंक गॉड ये आफत यहाँ से चला गया। ये बोल वो वॉशरूम में चला जाता है और फिर वो वॉशरूम में जाकर नहाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आता है, अपने कपड़े पहनता है। तभी भागते हुए विंग आता है। विंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, गग्गा गग्गा मम्मा आपके लिए पैनकेक बना ली है। ये सुनकर वांग जी कहता है, छोटी मम्मा मेरे लिए पैनकेक बना रही है। ये सुनकर विंग भी अपना क्यूटली सर हिलाता है, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराते हुए नीचे भागता है, क्योंकि वो अपनी छोटी मम्मा का मतलब छोटी मम्मा के हाथों का पैनकेक बहुत पसंद है। वो भागते हुए नीचे जाता है। वहीं विंग भी भागते हुए नीचे आ रहा था, जिसे देखकर उसकी मम्मा यानी कि वांग जी की मम्मा चिल्लाते हुए कहती, वांग जी दौड़ो मत, गिर जाओगे। ये सुनकर वांग जी को अच्छा लगता है कि उसकी मम्मा उसका फिक्र कर रही है। तभी जो आगे मैडम लैन ने सेंटेंस बोली उसे सुनकर ना वांग जी का दिल खोल गया, मतलब उसका खून खोल गया। मैडम लैन कहती है, तुम गिरोगे तो गिरो, बट विंग तुम्हारे पीछे भाग रहा है, वो गिर जाएगा। ये सुनकर वांग जी सच में इरिटेट हो जाता है। सभी लोग विंग की क्यों फिक्र करते हैं, अरे उसकी माँ है, उसे फिक्र करना चाहिए अपने बच्चे का, बट नहीं, वो तो विंग का फिक्र करता है। वांग जी मुंह बनाते हुए अपनी छोटी मम्मा यानी कि याली के पास जाता है और कहता है, छोटी मम्मा क्या बनाए हो? ये सुनकर याली मुस्कुराते हुए वांग जी को पैनकेक देती और कहती, तुम्हारा फेवरेट पैनकेक। ये सुनकर वांग जी बहुत बड़ा सा स्माइल करता है और फिर वो कहता है, छोटी मम्मा मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। ये सुनकर उसकी मम्मा कहती है, वांग जी तुम छोटे बच्चे नहीं रहे हो अब, क्या खाने की बातें कर रहे हो हाथ से। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मैं आपसे तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं छोटी मम्मा से कह रहा हूँ, मुझे छोटी मम्मा खिलाएंगी, मम्मा प्लीज़ खिलाओ ना। ये बोलते हुए वो यानली को देखता है। यानली मुस्कुराती है और कहती, ठीक है। ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। वहीं वांग जी भी उसके पास आके बैठ गया था। यानली वांग जी को खिलाने लगती है। तभी विंग भी भागते हुए आता है और वो वांग जी की तरफ पपी आइस करके देखता है। वांग जी उसे कहता है, क्या है? ये सुनकर विंग कहते हैं, मुझे भी खिलाओ ना गग्गा। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हारे हाथ नहीं है? ये सुनकर विंग हल्का सा सैड हो जाता है। वहीं मैडम लैन वांग जी को चिल्लाते हुए कहती, वांग जी ये कैसे बोलने का तरीका है? वही यानली वो भी थोड़ी सी सैड हो गई थी, क्योंकि वांग जी उसके बेबी से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता है। यानली सैड थी, ये देखकर वांग जी भी सैड हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी छोटी मम्मा, मैं मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। तभी वांग जी कहता है, ठीक है आओ मेरे गोद पे। ये बोलकर वो विंग को गोद पे बैठा लेता है और कहता है, छोटी मम्मा हम दोनों को खिलाएंगी। ये सुनकर विंग वांग जी को देखते हुए कहते हैं, गग्गा मुझे आपके हाथों से खाना था। ये सुनकर यानली कहती, विंग मैं खिला देती हूँ बेटा, बट विंग तो जिद पे अड़ गया था कि नहीं उसे वांग जी के हाथों से खाने मतलब खाना है। वांग जी जब ये देखता है तो उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो क्या करे, अपनी छोटी मम्मा को वो उदास नहीं करना चाहता, इसीलिए वो विंग को कहता है, ठीक है मैं खिलाता हूँ, बस शांत रहो। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराता है।
फिर वांग जी उसे अपने हाथों से खिलाता है, जिसे देखकर यानली मुस्कुराती है और दूसरा पैनकेक लेने के लिए वो किचन में चली गई थी। ये देखकर वांग जी विंग के कानों के पास आता है और उसे डांटते हुए कहता है, ओए फैटी, इतना खा खा के मोटा हो गया और कितना मोटा होगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है अपनी आंखों को क्यूटली विंग करते हुए, और उसके मुंह में अभी भी पैनकेक था। वो उसे चबाते हुए वांग जी को देखते हुए कहते हैं, गग्गा मैं फैटी नहीं हूँ, मुझे खाना पसंद है। ये बोलकर वो पैनकेक को चबाया जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी अपनी आंखों को रोल करता है और वो उसे हल्का सा पिंच करते हुए कहता है, खा खा के मोटे बस हो रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा वजन कितना है, मेरे पैर दुख गए तुम्हें उठाते हुए। ये सुनकर विंग वांग जी को घूरता है और कहता है, आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, कल भी छोटे बच्चे जैसा बात करते हो। ये सुनकर वांग जी अपना सर पीटने वाला था। ये इस लड़के का कुछ नहीं कर सकता, इसके पास हर बात का जवाब होता है। वांग जी उसे कहता है, अब हो गया तुम्हारा। ये सुनकर विंग अपना सर नाम हिलाता है और कहता है, मम्मा पैनकेक लाने गई है, मुझे आप और खिलाओगे। ये बोलकर वो वांग जी को बहुत ही क्यूटली देखता है, जिसे देखकर वांग जी गुस्से में उसे कुछ बोलने वाला था कि तभी मैडम लैन वांग जी को घूरती है और कहती, वांग जी तमीज से। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को रोल करता है और फिर तभी वहां पर यानली की एंट्री होती है। यानली वांग जी को वो पैनकेक देती है। वांग जी उनके हाथों से पैनकेक ले लेता है और फिर वो विंग को खिलाने लग गया, या कहूँ तो उसके मुंह में ठूसने लग गया था। वो जबरदस्ती विंग के मुंह में ठूस रहा था और कहता है, ले खा, कितना खाने का मन है ने खा। ये बोलकर वो उसे खिलाया जा रहा था। वही विंग वांग जी को देख रहा था। वो कहते हैं, मैं जो खा लाऊं ना और तू डाल ली मुंह में, मेरा छोटा सा मुंह है, इतना बड़ा नहीं है कि आप डाले जा रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, चुपचाप खाओ नहीं तो यहीं से ना तुम्हें फेंक दूंगा मैं। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है, बट वो बहुत ही क्यूटली खाने लग गया था। वांग जी अपना सर पीटता है अपने हाथों से और वो कहता है, ओ ओह फंस गया मैं, ये मोटा, ये कहीं चला क्यों नहीं जाता। बट फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे खिलाता है। खिलाने के बाद वो विंग को कहता है, अब हो गया ना तुम्हारा, तो नीचे उतरो, मेरा पैर दुख गया है। ये सुनकर विंग कहता है, कहाँ दुखा है। ये सुनकर वांग जी कहता है, यहाँ दुखा है, हम निकल यहाँ से। ये बोलकर वो उसे उतारता है और फिर सीधा ऊपर की तरफ चले गया था, जिसको देखकर विंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। बट वांग जी ने उसे अपनी आंखें दिखा दी थी, ये कहकर कि अगर तुम मेरे पीछे आए ना तो देखना तुम्हारी बैंड बजाऊंगा मैं। ये देखकर विंग वांग जी को बहुत ही क्यूटली देखने लग गया, इतनी मासूमियत से कि मानो उसके आंखों से सितारे बह रहे हो और वो वांग जी को जाके हिट हो रहे हो। बट वांग जी उन सितारों से अपने आप को बचाता है और वो कहता है, तुम ना ये मासूमियत वाला खेल मेरे साथ मत खेलो। तुमने सबको अपनी मासूमियत में फंसा के रखा है, बट मैं वैसा नहीं हूँ। तुम मुझे अपनी मासूमियत में फंसा नहीं सकते, तो तुम ये लेकर ना बाहर निकलो, मेरे पास मत आना। ये बोलकर वो सीधा भाग गया था। विंग एक छोटा सा बच्चा था, तो उसकी भागने की स्पीड ज़्यादा नहीं थी और वांग जी बड़ा था, इसीलिए वो जल्दी से अपने रूम में पहुंच जाता है और वो गेट को लॉक कर देता है। वहीं विंग धीरे धीरे भागते हुए वांग जी के पास पहुंचता है। वो गेट को नॉक कर रहा था, बट वांग जी ने तो गेट लॉक कर दिया था और वो जाकर स्टडी करने लग गया था। जिसके बाद विंग बहुत टाइम तक गेट को नॉक करता है। ये देखकर मैडम लैन उसके पास आती और कहती, क्या हुआ। ये सुनकर विंग हल्का सुरोनी वाली आवाज में कहता है, गग्गा गेट नहीं खोल रहे हैं। जिसे सुनकर मैडम लैन गुस्से में वांग जी को आवाज लगाती। वांग जी अपनी मदर की आवाज सुनकर जल्दी से गेट खोलता है। उसकी मदर उसे डांटते हुए कहती, गेट क्यों नहीं खोल रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मदर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा एग्जाम आने वाला है और ये मुझे पढ़ने नहीं देता है, प्लीज ना आप इसे हैंडल करो ना, नहीं तो मैं फेल हुआ ना तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। ये सुनकर मैडम लैन उसे कहती है, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए इससे दूर रहने का। ये बोलकर वो विंग को अपने गोद में उठा लेती और कहती, विंग चलो हम बाहर खेलते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं ना बली मम्मा, मुझे उनके साथ खेलना है। ये सुनकर वांग जी को देखते हुए मैडम लैन मुंह बनाते हुए कहती है, उस इडियट के पास मत खेलो, तुम्हें वो बिगाड़ देगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मैं उसे बिगाड़ दूंगा, कैसी बात कर रही है मम्मा, मम्मा मेरी मम्मा है या उसकी। ओम। ये बोलकर वांग जी अपनी मम्मा को देखता है, वहीं उसकी मम्मा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं विंग
अपनी बड़ी मम्मा की गोद में या कहूँ तो उसके कंधों में लेटा हुआ वांग जी को देख रहा था। वो वांग जी को देखते हुए कह रहा था गग्गो, बट वांग जी अपना मुंह बनाकर अंदर चला जाता है। वहीं यानली ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आता कि क्यों वांग जी विंग को पसंद नहीं करता, बट वो ये भी जानती है कि वांग जी दिल का बुरा नहीं है। अब ऐसे टाइम बीतने लग जाते हैं। अब विंग स्कूल जाने लायक हो चुका था और वो स्कूल भी जाने लग गया था, वो भी वांग जी के साथ। वांग जी तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था क्योंकि घर में विंग कम था जो अब स्कूल में भी उसके साथ आ गया। विंग इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है कि वो क्लास में कुछ करता तो वो सीधा भागकर वांग जी के पास चला आता था और वो हमेशा ही रो रो कर वांग जी को कंप्लेन करता था दूसरों की, जिसके कारण वांग जी का इमेज स्कूल में डाउन होते जा रहा था। या कहूँ तो वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग के कारण उसका इमेज डाउन हो रहा है। वो कभी कभार विंग को डांट भी दिया करता था, बट विंग फिर भी वांग जी के पास चला आता था। वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, क्यों उसके मदर फादर ने क्यों विंग को उसके ही स्कूल में डाल दिया, अलग भी तो डाल सकते थे। ये लट्टू उसके साथ घूमने के लिए क्यों है। वांग जी अपनी लाइफ अलग चाहता है, वो विंग के साथ नहीं रहना चाहता। कोई क्यों नहीं समझता है। वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वो अपने पेरेंट्स से भी बात करता था कि उसे विंग के साथ नहीं रहना है, उसे अलग रहना है। विंग को या तो किसी और स्कूल में डालो या फिर उसे किसी और स्कूल में डाल दो। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर उसके मदर फादर भी कई बार उसके ऊपर चिल्लाते थे कि विंग तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसके साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। यहाँ तक कि लैन कुरैन जो वांग जी के दादाजी थे, वो भी वांग जी को कई बार डांटते थे क्योंकि विंग बहुत प्यारा था उनके लिए और विंग वांग जी को पसंद करता था। यानी कि उस टाइम वो बच्चा था, बच्चे के हिसाब में वो वांग जी के साथ रहना चाहता था। तो उसकी फैमिली भी चाहती थी कि वांग जी विंग का ख्याल रखे, बट वांग जी एक बार गुस्से में ही कह देता है कि मैं उसका नैनी नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझते हो, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, हमेशा वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, मुझे परेशानी होती है। या तो आप लोग उससे मुझसे दूर करो या फिर मैं आप लोगों से दूर हो जाऊंगा। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि वांग जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी और विंग को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। यान ली जब ये बात सुनती है तो वो वांग जी को कह देती है कि ठीक है, हम विंग को तुमसे दूर ले जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं रखेंगे, बट तुम कहीं जाने की बातें मत करो। ये सुनकर वांग जी को बुरा लगता है कि उसकी छोटी माँ उसे ऐसे बोल रही है, बट वो उस टाइम सच में गुस्सा था क्योंकि विंग ने उसके स्कूल में उसकी नाक जो कटवा दी थी। असल में वांग जी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था, तभी विंग उसके पास भागते हुए आया था क्योंकि उसका पैंट नहीं खुल रहा था। वो वांग जी से अपना पैंट खुलवाने आया था और वांग जी के सारे दोस्त ये देखकर हंस रहे थे, तो वांग जी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुआ था। उसने उसी टाइम सोच लिया था कि अब नहीं, अब बहुत हो गया। यही सोचकर उसने घर पे आकर सबसे ये बोल दिया था और इस बात से यान्नी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि वांग जी घर छोड़ने की बातें कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए यानली ने कह दिया कि अब विंग तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब था कि यानली अब विंग के साथ यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि वो वांग जी को परेशान नहीं करना चाहती थी और साथ में वांग जी के कारण विंग को भी परेशानी होती थी। वो देखती थी कि उसका बेटा वांग जी के साथ रहने के लिए कितना ज़्यादा तड़पता है, वांग जी के साथ बातें करने में, वांग जी के साथ घूमने में वो कितना ज़्यादा खुश होता है, बट वांग जी उसे हमेशा ही इग्नोर करता है, जिससे विंग को जितना दर्द होता है वो उसकी माँ यानी कि यानली को फील होता था। उसने कई बार इस बात को इग्नोर किया था। अब वो नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने बच्चे को दुख होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए अब उसने डिसाइड कर लिया था। वो सिचेन से ये बात करती है। सिचेन पहले तो मना कर रहा था बट वांग जी की उस बात के कारण वो भी अब मान जाता है। वो सीधा लैन कुरैन के पास जाते हैं। लान कुरैन, लैन चिंगेनजुन और मैडम लैन के सामने लान सीचेन और यानली बोलते हैं कि अब वो दूसरी जगह रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वांग जी को तकलीफ हो, वो नहीं चाहते कि विंग के कारण वांग जी को तकलीफ हो। अगर विंग यहाँ पर रहेगा तो वो पक्का वांग जी को इरिटेट करेगा और वैसे भी अब वांग जी बड़ा हो चुका है, उसकी भी प्राइवेसी है। अब हम विंग को यहाँ से दूर ले जाएंगे। ये सुनकर मैडम लैन उन लोगों को मना कर रही थी कि मत जाओ, वांग जी इडियट है, वो कुछ भी बोल गया गुस्से में, बट तुम लोग उसकी बातों को बुरा मत मानो। बट इस बार वांग जी की बात पे यानली ने सच में रिएक्ट किया था। वो सच में दुखी थी, इसीलिए उसने ठान लिया था कि अब वो यहाँ से जाके ही रहेंगी।
उसने कह दिया था कि वो वांग जी से गुस्सा नहीं है, ना ही आप लोगों से नाराज़ है। बस वो विंग को समझाना चाहती है। अगर विंग वांग जी के पास रहेगा तो वो कभी भी वांग जी से उभर नहीं पाएगा, वो हमेशा ही वांग जी के पास रहेगा, उसके साथ खेलने का, कूदने का जिद करेगा। तो उससे अच्छा है कि वो विंग को वांग जी से दूर ले जाएंगी। थोड़े दिन वो रोएगा गाएगा, बट धीरे धीरे वो वांग जी से उभर जाएगा। ये सुनकर वो लोग पहले तो नानुकुर कर रहे थे, बट फिर बाद में वो मान ही जाते हैं। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ दिनों के बाद ही वो इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। वांग जी वांग जी को जब ये पता चला तो उसने यानली से सिचन से बातें करने की कोशिश की। वो उन्हें रोकने का ट्राई कर रहा था, बट यानली मुस्कुराते हुए वांग जी के सर पे पैटिंग कर दी और कहती है कि वांग जी फिक्र मत करो, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, हम बस विंग को और तुम्हें थोड़े टाइम के लिए अलग कर रहे हैं ताकि विंग भी अपने आप को संभाल सके और वो तुमसे दूर रहना सीख सके। अगर वो यहाँ रहेगा तो वो कभी भी तुमसे दूर नहीं रह पाएगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और विंग एक छोटा बच्चा है, हम उसे अकेले तो नहीं भेज सकते ना, इसलिए हमें भी जाना पड़ रहा है। ये सुनकर वांग जी रोने लग गया था। वो कहता है कि छोटी माँ प्लीज़ आप मत जाइए, मैं विंग के साथ रहना सीख लूँगा, प्लीज़ आप लोग मत जाइए ना छोटी माँ। ये बोलकर वांग जी यानली के गले लग जाता है, बट यानली उसे समझाती है। उस टाइम तक विंग को कुछ पता ही नहीं था, वो बच्चा तो अपनी ही मस्ती में खोया हुआ था। वो भागते हुए उन लोगों के पास आता है। वो कहता है गग्गा आप क्यों लो ले हो, मम्मा आप लोग क्यों लो ले हो, हाँ इनको भी लोना आ रहा है। ये बोलते हुए वो भी इसे स्कारिया लेने लग जाता है, जिसे देखकर यानली मुस्कुराती है, उसके पास जाती है, उसके फॉरहेड पे किस करती और कहती कुछ भी नहीं। ये सुनकर विंग कहता है तो आप लोग क्यों लाए हो और गग्गा क्यों लो ले, मैं गग्गा को लोते हुए नहीं देख सकता। ये बोलकर वो वांग जी के पास जा रहा था। वही वांग जी इस बार गुस्सा नहीं करता, वो यानली को देखे जा रहा था और सिचन को देखे जा रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से ये दोनों भी उसके मॉम और डैडी है, छोटी माँ और छोटे पापा भी है। तो वो उन दोनों की जुदाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो चुपचाप अपनी छोटी माँ को देख रहा था। तभी विंग आकर वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए कहता है गग्गा आप मत लो ना, प्लीज मत लो। ये बोलकर वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है, बट जैसे ही वांग जी विंग को टच करता है, या कहूँ तो विंग वांग जी को टच करता है, वांग जी झटके से विंग से अपना हाथ हटा देता है और कहते हैं आई हेट यू, तुम्हारे कारण आज मेरी छोटी माँ और अंकल मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आई हेट यू। ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। वहीं विंग को कुछ समझ नहीं आया, वांग जी ने बहुत जोर से चिल्लाया था, जिस वजह से विंग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। ये देखकर याली अपने आंखों को टाइटली बंद कर दिया, अपने आप को शांत कर दिया और फिर वो विंग को उठा लेती है। विंग रोते हुए कह रहा था गग्गा गग्गा क्यों चिल्लाए मुझे मम्मा, मैंने क्या किया। ये बोलकर वो रोए जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा दूध की तरह सफ़ेद था, जिस वजह से जब वो रो रहा था उसके पूरे फेस रेड हो गया था, जिसे देखकर यानली उसे शांत करवाती है और वो सिचैन को देखती है। सिचैन भी अपना सर हिलाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से लैंकुरैन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा पैकिंग हो गया है बाबा, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा उदास तो होते हैं, बट फिर वो अपना सर हिला देते हैं। वही विंग रोते रोते ही यानली के गोद में सो गया था, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला। वहीं वांग जी अपने खिड़की से ये सब देख रहा था कि कैसे उसकी छोटी माँ और उसके अंकल यहाँ से जा रहे हैं। उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, वो अपने ऊपर भी ब्लेम ले रहा था और साथ में वो विंग को भी ब्लेम दे रहा था कि विंग की वजह से ये सब हो रहा है। विंग अगर इस दुनिया में नहीं आता, नहीं मतलब विंग अगर उनके बीच नहीं आता तो वांग जी इन सब का प्यार लेता, बट विंग के कारण उसको प्यार ही नहीं मिलता। उसकी छोटी माँ, उसके अंकल, उसके फादर, उसकी मम्मा, उसके ग्रैंडपा सभी जो वांग जी को प्यार करते थे, अब उन सभी का प्यार विंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो वांग जी को कहीं ना कहीं जेलसी होती थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उनके जाने के बाद वांग जी अपने बेड पे बैठा हुआ था, तभी उसकी मम्मा उसके पास आती। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि वांग जी के कारण ही आज उनकी फैमिली अलग हो चुकी है। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा डांटने लग गई थी, जिस वजह से वांग जी के आंसू बहने लग जाते हैं और भी पूरी तरीके से बहने लग जाते हैं। वो वांग जी को कॉलर से पकड़ के हिलाई जा रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम्हारी विंग से दुश्मनी ही क्या है, आज देख लो तुम्हारी इस
जिद के कारण वो सब हमें छोड़ के चले गए हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण हमारी फैमिली अलग हो गई है। ये सुनकर वांग जी अपने आप को ही कोसने लग गया था और वो पूरी तरीके से रोई जा रहा था। तभी वहाँ पर भागते हुए लैन आते हैं। वो लैनी को समझाते हैं क्योंकि वांग जी भी तो एक बच्चा ही है। वो उसे समझाते हैं और शांत करके उसे लेके जाते हैं। वहीं वांग जी अपने आप को कोस रहा था और वो कोसते हुए ही अपने बेड पे सो जाता है। क्या सच में उसकी गलती थी? वांग जी अभी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद से वांग जी अब अपने इमोशन को पूरी तरीके से छुपाने लग जाता है। वो किसी से भी बात नहीं करता, ना ही अपनी मॉम से, ना ही अपने डैड से, ना ही अपने ग्रैंडफादर से, और साथ ही अब वो अपने दोस्तों से भी कम बात करने लग गया था। वो किसी से बात नहीं करता था। वो बस शांत हो गया था। खाना भी बहुत कम खाता था। वो बस दिन रात अपने कमरे में बैठा रहता था। ये देखकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। वो वांग जी को बड़ी मुश्किल से बाहर लेके आती है। वो वांग जी को फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करी थी, जैसा वांग जी बचपन में था। हाँ, थोड़ा सा गुस्सैल था, बट कुछ बोलता तो था। अब वो बिल्कुल ही शांत हो गया है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बेटे की फिक्र होने लग गई थी। हाँ, उन्हें उस टाइम गुस्सा आया था, उन्होंने गुस्से में ये सब बोल दिया था, बट वो सच में नहीं बोलना चाहती थी ये सब, बस गुस्से में निकल गया। वो वांग जी को समझाती है, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो बस हाँ हूँ में ही जवाब दिए जा रहा था, जिसे देखकर मैडम लैन अपने आप को कोसने लग गई थी कि क्या उसकी गलती थी। बट लैन चिंगहजुन उसे समझाते हैं कि तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, वांग जी को कुछ टाइम दो, वांग जी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैडम लैन उस टाइम तो शांत हो गई थी, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वांग जी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था। अब ऐसे करते करते पूरे के पूरे 3 साल हो गए थे विंग को इस घर से गए हुए। हाँ, वो इस बीच में लैन फैमिली से मिलने आए थे, कई बार आए थे, बट इस बीच में वांग जी और विंग का मुलाकात बहुत ज़्यादा कम हुआ था, क्योंकि जब विंग वहाँ गया था तो वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। उसकी मम्मा ने उसे बहुत टाइम तक संभाला था और उसे समझाया था कि गगा अब बड़े हो चुके हैं, उनकी भी प्राइवेट लाइफ है, तुम हमेशा उनके पास नहीं रह सकते विंग, तुम्हें समझना होगा। बट विंग तो कुछ समझने का ट्राई कर ही नहीं रहा था, जिसके कारण यान ली ने गुस्से में कह दिया था कि तुम्हारे गगा तुम्हें पसंद नहीं करते विंग, तुम इरिटेट करते हो उन्हें, वो तुमसे नफरत करते हैं, तुम अगर उनके साथ रहोगे वो नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो छोटा सा बच्चा था, इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ था। उसके बाद मतलब उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि वांग जी उसे पसंद नहीं करता, वो उससे नफ़रत करता है। यान ली उसे प्यार से समझाती है कि अगर तुम उसके पास रहोगे तो वो तुमसे नफ़रत करने लग जाएगा बच्चा, इसीलिए हमने तुम्हें उससे दूर किया है। दूरियां से कई बार करीबी भी आ जाती है, और देखना वांग जी जो तुमसे इरिटेट हो रहा था अब वो तुम्हें याद करेगा, वो जो तुमसे दूर जाना चाहता था अब वो तुम्हें देखना चाहेगा। देख लेना, बस कुछ टाइम तुम उससे दूर रह जाओ, बस कुछ टाइम की बात है विंग। ये बोलते हुए उसने उस टाइम विंग को मना लिया था, बट इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था कि वांग जी उससे नफरत करता था, वांग जी इरिटेट हो रहा उसके पास जाने से। तो विंग ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो वांग जी के पास कभी नहीं जाएगा, वो अपने गगा को कभी भी इरिटेट नहीं करेगा। इसीलिए जब जब वो त्योहारों में या फिर कभी लैन मैंशन जाते थे तो विंग हमेशा ही वांग जी से छुपता रहता था, वो वांग जी के करीब बिल्कुल भी नहीं जाता था, जिससे वांग जी को कहीं ना कहीं अजीब फील होता था। उसे समझ नहीं आता था कि उसे क्या हो रहा है। बट विंग के जाने के बाद वो अपने दिल में अपनी रूम में खालीपन महसूस करता था। एक दो बार तो वो मिस करता था विंग को, कई बार वो सपने भी देखता था ऐसे जैसे कि विंग उसके पास आ रहा है, वही छोटा सा चबी सा विंग उसके साथ गगा गगा कह के खेलने की जिद कर रहा था। वांग जी उस टाइम तो इरिटेट होता था, बट अपने सपनों में वो खुश होता था, क्योंकि वो शायद तक विंग को मिस कर रहा था, बट वो बोल नहीं पाया। शायद तक उसकी ही गलती थी कि उसने ये सब बोला। यही सोचकर वो अपने ही दिल में बहुत ज़्यादा रोता था, बट वो अपनी फीलिंग को अब किसी को जता नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग जब भी वो आता था तब वो वांगजी से दूरी बनाता था, वो वांगजी को देखता नहीं था, बट वही अपोजिट वांगजी वो उसे देखने को तड़पता था। जब भी
विंग वहाँ आता था तो विंग हमेशा ही अपने फेस में मास्क लगा रखता था ताकि वांग जी उसके फेस को ना देख ले, ताकि वांग जी उसे देखकर इरिटेट ना हो जाए। यहाँ तक कि विंग उस दिन तक, यानी कि जब तक वो वहाँ लैंड मैंशन में रहता था, वो वांग जी से बहुत ज़्यादा दूरी बनाता था। वो तो हमेशा ही अपने मम्मा पापा से जिद करता था कि अब उसे यहाँ नहीं रहना, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर कई बार वांग जी को बहुत ज़्यादा शौक लगता था, ऐसे जैसे कि अब बहुत कुछ बिगड़ चुका है उनके बीच में। अब शायद तक विंग उससे नफरत करता है और शायद तक विंग अब उसे नहीं देखना चाहता। यही सोचकर वो खुद ऊपर चला जाता था और विंग को लगता था कि शायद तक वांग जी उसे पसंद नहीं करता। यही सोच में इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही दूरियां पैदा हो गई थी। इस चीज़ से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। यानली भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे। उसने सोचा था कि जब विंग यहाँ से दूर रहेगा तो वांग जी को विंग की अहमियत पता चलेगी, उसको उसकी क्रेविंग होगी। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया है। विंग भी अब वांग जी से दूरी बना रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनके दोनों बच्चे एक दूसरे से अब बहुत ज़्यादा दूर हो चुके थे। अब वो क्या करे, यही सोच में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ऐसे ही करते करते कब विंग 16 साल का हो गया पता भी नहीं चला। पल भर में ही ये साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। विंग की पहली हीट भी आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था उस दिन, बहुत ज़्यादा ही। वो अपनी फीलिंग को अब छुपाने लग गया था, वो अपनी फीलिंग को दबाने लग गया था। जो बचपन में हमारा चबी सा विंग नटखट हुआ करता था, जो बहुत ज़्यादा बातूनी हुआ करता था, आज वो बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है, क्योंकि उसका जो प्यार है, जो शायद तक उसके गगा है, वो उससे नाराज़ हो गए हैं, वो उससे बात नहीं करना चाहते। तो विंग भी शांत हो गया है। वहीं वांग जी, वो तो और भी ज़्यादा कोल्ड हो चुका है। कोल्ड के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला हो चुका है और अब वो कंपनी का एक मालिक बन चुका है। वो लैंड कंपनी को संभाला करता है। हाँ, उसकी एज अभी मात्र 21 है, बट उस एज में भी वांग जी ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जिस वजह से उसने बहुत ही बड़े बड़े कॉलेजों से अपना ऑनलाइन ही पेपर क्रैक कर लिया है। उसने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है, मतलब कि वो कॉलेज नहीं गया, वो बस ऑनलाइन ही सभी का एग्ज़ाम दिया करता था और उसकी आसानी से सारे एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाया करते थे और छोटे मोटे मार्क्स से नहीं, टॉप करता था वांग जी। वांग जी को अब बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, बट अब वो 21 साल का हो गया था। उसके फादर की तबीयत अब थोड़ी थोड़ी खराब रहती थी और उसके ग्रैंडफादर यानी कि लैन कुरैन तो पहले से ही रिटायर हो चुके थे, जिस वजह से अब पूरा लोड उसके फादर के ऊपर आ गया था। तो वांग जी जब ये देखता है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा ही हेडेक ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया, क्योंकि उसके अंकल तो पहले से ही चले गए हैं। उसके अंकल और उसके फादर दोनों मिल के कंपनी को हैंडल करते थे, तो बहुत मतलब ज़्यादातर वो काम हो ही जाता था। बट अब उसके पूरे काम को उसके फादर अकेले कर रहे हैं, जिस वजह से उसके फादर को बहुत ज़्यादा लोड सहन करना पड़ रहा है और इसी कारण उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही है। और ये जब वांग जी को पता चलता है तो वांग जी ने अपने फादर को कह दिया था कि वो अब कंपनी आएगा, बट उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम सिर्फ वांग जी 20 साल का था और 20 साल की उम्र में वो बस कॉलेज कर रहा था। उसका कॉलेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था और अभी उसके कॉलेज बचे हुए थे। बट वांग जी ने समझा दिया कि वो कॉलेज के साथ साथ कंपनी को भी हैंडल कर लेगा। पहले तो उसके मदर फादर मना कर रहे थे, बट वांग जी के जिद ने उनको मनवा ही लिया था। वहीं वांग जी वो ये जॉब करना चाहता था, अपनी कंपनी को संभालना चाहता था, ताकि वो अपना टाइम बिताना चाहता था। अब वो अजीब सा फील करता था, एक घुटन सा फील करता था। उसे समझ नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट वो अब अपने टाइम को कहीं न कहीं बिताना चाहता था, जिससे उसके दिमाग में विंग हावी ना हो। हाँ, जब भी वांग जी सोता था तो उसके दिमाग में विंग आता था और ऐसा-वैसा नहीं, बहुत ही अजीबो तरीके से, जिसके कारण वांग जी की पूरी बॉडी हॉट हो जाती थी। उसका अल्फा ट्रिगर हो जाता था और ये सब वांग जी को नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगता था। जब से उसने विंग को देखा है, तब से ये हो रहा है। असल में जब विंग 15 साल की उम्र में, यह कहूँ तो उससे मतलब थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका था, वो 16 साल की उम्र में आने वाला था, उसकी हीट आने वाली थी। उस टाइम विंग का ग्लो कुछ अलग ही था। विंग एक पूरी तरीके से ओमेगा में बदल चुका था। कुछ ही टाइम में उसका हीट आने वाला था, जिस वजह से विंग के फेरोमोन भी एक्टिव रहते थे। तब वांग जी ने उसे देखा था,
पहले पहले जब उसने देखा था तब विंग ने मास्क लगाया हुआ था, बट जब विंग ने अपना मास्क निकाला और जब वांग जी ने उसे देखा तो उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसका अल्फा उछल रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। विंग की आंखें, विंग के लिप्स, विंग के वो लिप्स के नीचे मोल, विंग का फेस, विंग की बॉडी। वांग जी की नज़र बार बार विंग के बम की तरफ जा रही थी। विंग का पूरा कर्व, उसकी बॉडी, सब कुछ परफेक्ट था। वांग जी का अल्फा, वांग जी जो किसी भी ओमेगा की तरफ ध्यान नहीं देता था, वो विंग को देखकर एक अलग ही जोन में जा चुका था। वो एक अलग से लस्ट भरी निगाहों से विंग को देख रहा था। ये पहली बार है जब वांग जी ऐसा कर रहा है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है। उसने अपने आप को समझाया और वो वापस से अपने रूम में चला गया था। बट रात को उसे बहुत ही गंदा सा सपना आया था विंग के लिए, जिसमें वो विंग की पूरी बॉडी को टच कर रहा है। वो विंग को अपने बेड पे ले जाकर डटी डटी हरकतें कर रहा है। और जब ये सब बातें वांग जी सोच रहा था तो वो झटके से उठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। वांग जी ये फील करता है तो वो शॉक हो गया था कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे विंग के बारे में ये सब सोच सकता है। यही सोचकर उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही उस टाइम मारा भी था कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है। वो शायद तक खाली पीली है इसीलिए ये सब सोच रहा है। यही सोचकर उसने अपने फादर की कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोचा था। वो कॉलेज जा ही रहा था, पढ़ाई कर ही रहा था, उसके बावजूद भी वो खाली पीली बैठा हुआ था, वो खाली पीली रहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना कंपनी में ही जाकर अपने दिमाग को वो व्यस्त रखे, जिससे उसे विंग का सपना आना बंद हो जाए। बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। वांग जी वहाँ रहकर भी, वहाँ काम करते हुए भी अगर झपकी ले लेता था, अपनी आंखें बंद कर लेता था, तो उसे विंग का सपना आता था और वो भी बहुत बुरा बुरा सपना आता था, जिससे वांग जी पूरा हॉट हो जाता था और वो आसानी से शांत होता ही नहीं था। उसे अपने आप को शांत करने के लिए घंटों बिताने पड़ते थे वॉशरूम में। पहले पहले जब ये सब स्टार्ट हुआ था तब वांग जी अपने आप को कुछ भी नहीं करता था, ना ही छूता था, बट वो दर्द में रहता था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। बट जब उसने ये सब के बारे में अपनी मोबाइल में पढ़ा था तब उसे पता चला था कि उसे असल में शांत कैसे करना है। और तब से वांग जी अपने आप को टच करने लग गया। पहले पहले तो वो हिचकिचा रहा था, बट जैसे जैसे वो अपने आप को टच करने लग गया वो उसकी आदत बन चुकी थी। अब वो विंग को याद करके अपने आप को टच करता था। ये इस चीज़ को वांग जी बहुत गंदा समझता था। बट इस टाइम वो जब अपने आप को हार्ट फील करता था तो वो कैसे अपने आप को विंग को सोचते हुए इमेजिन करता था, खुद पता नहीं वांग जी को। उस टाइम वांग जी का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता था। उस टाइम वो बस अपने आप को काम करने के बारे में सोचता था और वो भी विंग को याद करते हुए। ऐसे करते करते अब दिन बीते जाए थे। अब विंग था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला था और लैन फैमिली ने यानी कि लैन कुरैन ने डिसाइड किया कि क्यों ना अपने छोटे से क्यूट से ग्रैंड चाइल्ड का बर्थडे वो लैन फैमिली में ही मनाए। वहाँ के सारे लोग भी खुश हो गए थे। यानली को और साथ ही सीचैन को ये बात बताई जाती है। पहले तो वो लोग मना कर रहे थे कि क्यों बर्थडे मनाना है, बट लैन कुरैन ने जिद किया कि वो मनाना चाहते हैं, मतलब मनाना चाहते हैं और ये बात विंग के लिए सीक्रेट रहेगी। फिर क्या, उन लोगों ने हामी भर दी और कुछ ही दिनों में विंग को सजा धजा कर ये कहकर कि उसके ग्रैंडफादर उसके बर्थडे में उससे मिलना चाहते हैं, ये बोलकर यानली और सीचैन विंग को लैंड मैंशन लेके आते हैं। विंग ने फिर से अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था, जिसे देखकर लैन कुरैन उसे डांटते हैं और कहते हैं, विंग फिर से तुमने मास्क लगाया हुआ है, वो इडियट यहाँ नहीं है, अपनी मास्क सुधारो। ये सुनकर विंग अपने सर को हिलाता है और फिर मास्क निकालता है। यानली उसे देखती है। तभी मैडम लैन विंग को देखते हुए उसकी बल्लाइयाँ लेते हुए कहती है, सच में विंग तुम कितने ज़्यादा प्रिटी हो गए हो, वाओ। ये बोलते हुए वो विंग के सर पे किस करती है। विंग भी मुस्कुराता है। तभी ग्रैंडफादर यानी कि लैन कुरैन विंग को देखते हुए कहते हैं, अगर वो इडियट तुमसे नाराज़ ना होता या तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होता ना, तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा देता। ये सुनकर विंग की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और यहाँ पर कज़न मैरिज नॉर्मल है, ओके। आप लोग चाइना में तो जानते हो उन लोग कज़न कज़न में भी शादी करवा देते हैं, इसीलिए लैन कुरैन ने ये बोल दिया था। यहाँ तक कि यान ली और मैडम लैन भी एक दूसरे को देखने लग गए। लान
चिंग हैंचुन और लैन सिचन भी एक दूसरे को देख रहे थे। ये इतना अच्छा आइडिया उन लोगों ने पहले सोचा क्यों नहीं। यानली पहले भी सोचती थी कि इन दोनों को वो करीब कैसे लाए, बट अब जब लैन कुरैन की ये बातें सुनी उन्होंने, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। और जैसे उन्हें ये आइडिया आया, उन्होंने यानी कि मैडम लैन और यानली एक दूसरे को लेकर सीधा एक रूम में चली जाती है, क्योंकि यानली अपने बेटे के लिए परेशान थी और मैडम लैन अपने बेटे के लिए, क्योंकि वांग जी विंग के जाने के बाद क्या बन चुका है, क्या फील करता है। वो मदर है इसलिए वो फील कर पाती है, वो वांग जी के दर्द को फील कर पाती है। वहीं यानली वो भी विंग के दर्द को फील कर पाती है। इसीलिए उन दोनों ने बातें की, उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो विंग और वांग जी की शादी करवाएंगी। यानली ने पहले ये डिसाइड किया था कि वो विंग को यहाँ से लेके जाएंगी, इसलिए ताकि वो वांग जी के दिल में विंग के लिए कुछ फीलिंग डेवलप कर पाए, ताकि यहाँ से विंग जाए और वांग जी को होश आए कि विंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसकी लाइफ में, क्योंकि दूर जाने के बाद ही तो पता चलता है इंसान को उनकी अहमियत। और यानली भी जान चुकी थी कि वांग जी बुरा नहीं है, बट विंग हमेशा उसे चिपका रहता है, जिस वजह से वांग जी को थोड़ा सा प्राइवेसी मिलने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। तो वो इरिटेट हो जाता था और उसी इरिटेशन के कारण उसे विंग पे गुस्सा आता था, और वही गुस्सा कब नफरत में बदलने लग गया था पता भी नहीं चलता। अगर ज़्यादा टाइम तक विंग वांग जी के साथ चिपका रहता ना, तो वो नफरत में बदल जाता। बट यानली ने जब विंग को वांग जी से दूर किया ना, तो वो नफरत जब अचानक ही विंग नहीं मिला ना, तो वांग जी को उसकी याद आई, और याद आते आते उसे विंग की कीमत महसूस हुई अपनी ज़िंदगी में। और यानली सोच रही थी कि अब वांग जी को समझ में आ गया है तो हम लोग वापस आ जाएंगे, बट उसके बाद विंग ने मना कर दिया कि उसे वांग जी के पास ही नहीं जाना। वो जानती थी कि विंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, वो भी दर्द में है, वो भी वांग जी के पास जाना चाहता है, बट वो वांग जी के कारण ये सब नहीं कर रहा है, वांग जी के कारण वो यहाँ आना नहीं चाहता। वही मैडम लैन, उसने वांग जी का दर्द देखा है, इसीलिए वो यानली से बात करना चाहती थी। और जब शादी की बात आई, तो उसने यानली को कह दिया था कि क्यों ना उन दोनों की शादी करवा ही दे। वो दोनों जानते थे कि उनके बच्चे एक दूसरे को कितना मिस करते हैं, बट वो बोलने में हिचकिचा रहे हैं, एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वही लोग ही इनिशिएटिव ले। यही सोचकर उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था, और ये बात वो अपने हस्बैंड को, यहाँ तक कि लैन कुरैन को भी बताती है। वो लोग पहले तो शॉक हो गए थे, बट फिर उन्होंने भी हामी भर दी थी। वहीं विंग, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। पूरी वहाँ पर पार्टी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। लैन कुरैन ने विंग के लिए बहुत ही सुंदर सा कपड़ा भी डिसाइड किया था। वहीं वांग जी अपने ऑफिस में था, उसे विंग का बर्थडे याद था, बट वो जानबूझकर वहाँ नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो वहाँ जाएगा तो विंग उससे मुंह फेरेगा। वो मतलब वांग जी को इग्नोर करेगा। वांग जी जहाँ पर रहेगा, विंग वहाँ पास आएगा नहीं, क्योंकि यही तो होते आया है इतने सालों तक। इसीलिए वांग जी ने डिसाइड किया कि वो विंग के बर्थडे को स्पॉइल नहीं करेगा। विंग का आज बहुत बड़ा दिन है, तो वो अपना फेस दिखाकर विंग का फेस स्पॉइल नहीं करेगा, उसका मूड स्पॉइल नहीं करेगा। इसलिए वो जा नहीं रहा। बट उसकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी। उसकी मदर उसे कॉल करती है, बुलाती है। वांग जी पहले मना करा था, बट मैडम लैन ने डांटा उसे। फिर जाकर वांग जी आने को मान गया था। वांग जी घर आता है, घर को बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया गया था, और वहीं विंग अपने रूम में अपने आप को सजा रहा था। उसके दिल में भी एक कसक थी कि वांग जी ने उसे हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। सभी लोगों ने उसे बर्थडे विश किया है, बस वांग जी ने नहीं। यहाँ तक कि जब से वो यहाँ आया है तब से उसने वांग जी को देखा नहीं। इस बात को सोचकर विंग के आंखों में आंसू थे कि इतने साल हो गए हैं, वांग जी काका अभी भी उससे हेट करते हैं। यही सोचकर विंग उदास था। तभी बाहर नॉक होती है। उसकी मदर और साथ में उसकी बड़ी माँ आई थी। दोनों ही विंग को कहते हैं कि तुम तैयार हो गए, बहुत प्रिटी लग रहे हो, अब चलो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, बर्थडे केक काटना है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, और फिर वो अपनी बड़ी माँ और अपनी माँ के साथ नीचे आने लग गया था। वहीं वांग जी, जो अपने फादर और अपने अंकल के साथ खड़ा हुआ था, जब उसने सीढ़ियों से आते हुए विंग को देखा, तो उसकी हार्ट बीट तो रुक ही गई थी। उसकी दिल की धड़कन ऐसे तेज भाग रही थी कि मानो वो उछलकर बाहर ही निकल आएगी। वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। वही विंग अपनी मदर और अपनी बड़ी माँ के साथ बातें करते हुए नीचे आ रहा था, एक स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह। वो कितना खूबसूरत लग रहा था। वहाँ पर जितने भी अल्फा थे, या कहूँ तो बड़े से बड़े अल्फा भी विंग की तारीफें करने से चूक नहीं रहे थे।
सभी लोग विंग की तारीफ़ें कर रहे थे। वहीं वांग जी जब विंग की तारीफ़ें दूसरों के मुंह से सुन रहा था ना, उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी महसूस हो रहा था और जेलसी भी महसूस हो रही थी। वो विंग को अपने पास छुपा के रखना चाहता था, बट वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता वो ऐसा। यही सोचकर वो अपने गुस्से को पीकर विंग को बस देखे जा रहा था। वहीं विंग जब अपनी नज़र सबकी तरफ दौड़ाता है तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, बट जैसे ही उसकी आंखें वांग जी पे जाती है, उसकी तो कदम ही वहीं रुक गई थी। उसकी आंखें सिर्फ वांग जी पे ही ठहर सी गई थी, क्योंकि वांग जी भी हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इतने सालों तक विंग ने वांग जी को देखा है, बट पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा ही वांग जी से बचता रहता था। वो उसे नज़रें मतलब वो हमेशा ही वांग जी से नज़रें चुराता था, कभी मिलाता नहीं था। जिस वजह से विंग ने वांग जी का फेस क्लियरली देखा ही न था कि वांग जी दिखता कैसा है। बट आज जब उसने वांग जी को अपने फादर और अपने बड़े पापा के सामने देखा, या बोलूँ तो उसके साथ देखा, तब उसकी नज़र डायरेक्ट वांग जी पे गई और उस टाइम विंग ने वांग जी को पूरी तरीके से देखा था। तब उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो सोच ही नहीं सकता था कि वांग जी इतना हैंडसम हो सकता है। वो तो और भी ज़्यादा वांग जी के लिए पागल होने लग गया। बट वो अपने आप को समझाता है कि नहीं विंग, तुम नहीं सोच सकते उनके बारे में, क्योंकि गगा तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हें उनसे दूरी बना के ही रखना है। यही सोचकर विंग अपने आँखों को नीचे कर लेता है और वो अपनी हाथों को मुट्ठी भी कस लेता है। वो वांग जी जहाँ खड़ा था वहाँ जाना नहीं चाहता था, बट उसकी मदर और उसकी बड़ी माँ ज़बरदस्ती उसे वहाँ लेके जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली जो खड़ी थी और वहीं पर ही केक भी रखा हुआ था, तो विंग को वहाँ जाना ही था। विंग के कदमें धीरे-धीरे करके आगे बढ़ी थी, बट उसे ऐसा लग रहा था कि एक-एक कदम उसके लिए बहुत ज़्यादा हो। उसको ऐसा फ़ील हो रहा था कि मानो किसी ने उसके पैरों में बहुत ही बड़ा पत्थर बैठा दिया हो और उसे उठाने में उसे बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा हो। विंग बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा था और जैसे वो आगे जा रहा है, उसे एक स्ट्रॉन्ग अल्फा का फेरोमोन महसूस हो रहा था, जिस वजह से विंग की बॉडी एक अलग सी वाइब्रेट हो रही थी। विंग जैसे सामने देखता है, उसे वांग जी फिर से नज़र आता है और ये फेरोमोन सिर्फ वांग जी का था। वांग जी अपने फेरोमोन को रिलीज़ कर रहा था, वो भी बहुत ही अजीब से, जो शायद तक सबको फ़ील हो रहे थे। तभी वांग जी की मदर वांग जी को चिल्लाते हुए कह रही, वांग जी अपने फेरोमोन को बंद करो। ये सुनकर वांग जी को होश आता है कि वो कर क्या रहा था। असल में वो विंग को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसका फेरोमोन ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने लग गया था। और जब विंग की मतलब वांग जी की मदर ने वांग जी को बोला, तो वो अपने फेरोमोन को बंद करता है और उसने विंग को देखना बंद किया था। विंग की धड़कन भी बहुत तेज़ हो गई थी। फिर उसके ग्रैंडफ़ादर विंग को बहुत ही प्यार से गले लगाते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। विंग भी मुस्कुराता है और फिर धीरे-धीरे करके विंग सबको गले लगाता है और लास्ट में बारी आती है वांग जी की। विंग वांग जी के पास जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी और साथ में वांग जी उससे हेट भी करता है, तो विंग जाए या ना जाए, वो ये सब सोच रहा था। वहीं वांग जी सोच रहा था कि विंग आ जाओ ना, एक बार आ जाओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे फेरोमोन को फ़ील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक बार टाइट गले लगाना चाहता हूँ। बस वांग जी यही बड़बड़ाया जा रहा था और वो विंग को देखे जा रहा था, बट विंग वो तो अलग ही सोच में था कि वांग जी उससे हेट करता है, उसे नहीं जाना चाहिए। वो वांग जी को परेशान नहीं करना चाहता। यही सोचकर वो वांग जी के सामने तो जाता है, बट उसे दूर से ही ग्रीट करता है, जिसे देखकर वांग जी उसका दिल ही टूट गया था। वांग जी भी अपने आप को शांत करता है और अपने नज़रों को फेर लेता है। ये देखकर उसके मॉम, डैड और बाकी सारे लोग शाय करते हैं, यानी कि उसकी फैमिली मेंबर शाय करती है। फिर विंग को उसके ग्रैंडफादर बीच में लाते हैं और फिर वो सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आज विंग का बर्थडे है। विंग के बर्थडे के कारण ही आज यहाँ पर पार्टी रखी गई है। आप प्लीज़ मेरे छोटे से ग्रैंड चाइल्ड को आशीर्वाद देना। ये तो रही एक बात, और दूसरी बात बहुत बड़ी है, जिसे हम पार्टी कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी सी बात बोलना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ये बोलकर लैन कुरैन सभी को क्यूरियस कर देते। वहीं विंग भी शॉक था कि आखिर उसके ग्रैंडफादर कौन सी बात बोलना चाह रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। यही सोचकर वो केक कटिंग करता है। केक काटने के बाद वो सभी लोगों को खिलाने भी लग गया था। फिर से बारी आती है वांग जी की। वांग जी फिर से अपने हाथों को मुट्ठी कस लेता है, ये सोचकर कि विंग उसके पास फिर से नहीं आएगा, वो उसे फिर से नहीं खिलाएगा। यही सोचकर वांग जी बस अपने सर को नीचे किए हुए था कि अचानक ही उसके तरफ एक हाथ आता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाथ, जिसमें एक
केक का पीस था, जिसे देखकर वांग जी अपनी आंखों को उठाता है और जैसे ही वो अपनी आंखों को उठाता है, विंग खड़ा हुआ था। विंग वांग जी को बहुत ही अलग आंखों से देख रहा था। विंग उसे देखते हुए कहता है, ग आज मेरा बर्थडे है, आज क्या आप मेरे हाथों से केक खा सकते हो? प्लीज ना मत कीजिएगा, प्लीज। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था, जो बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा था। विंग के आंखों में जो इमोशन था, उसे देखकर वांग जी अपने आप को सहन नहीं कर पाया, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो विंग के हाथों से वो केक खा लेता है, जिसे देखकर विंग के होठों में एक जेन्युइन सी स्माइल आई थी, क्योंकि वो इस पल का इंतजार कब से कर रहा था कि वो वांग जी को अपने हाथों से कुछ खिलाए और वांग जी बिना बिना उसे गुस्सा किए खा ले। विंग बचपन से शायद तक यही तो सोच रहा था कि वांग जी उससे प्यार से बातें करे, प्यार से ट्रीट करे, बट कभी वांग जी ने ऐसा किया ही नहीं। आज भी विंग डरा हुआ था, आज भी उसे लगा कि वांग जी उसके हाथों से खाएगा नहीं, बट विंग ने एक ट्राई किया, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बर्थडे को स्पेशल वांग जी बनाए, उसे वांग जी को खिलाना था केक। और वांग जी ने जैसे ही खाया, विंग को बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वो वांग जी को गले लगाना चाहता था, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वो उसे थैंक यू कहता है, जिस थैंक यू को सुनकर वांग जी के दिल में भी एक अलग सा ही इमोशन आता है। उसको खुशी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था कि विंग उसके साथ इतना फॉर्मल हो रहा है, जैसे कि वांग जी कोई अनजान हो और विंग उससे खाने की गुजारिश कर रहा हो। वांग जी को सच में बुरा फील हुआ था। फिर वहाँ पर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं, सब लोग को लैन कुरन केक डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठे हुए थे। सभी लोग यानी कि लैन वांग जी, लान सिचैन, लान कुरैन, लान चिंगेंचुन, मैडम लैन, यान ली, विंग, सभी लोग बैठकर अपना केक एंजॉय कर रहे थे। केक एंजॉय करने के बाद वहाँ पर थोड़ी बहुत पार्टी होती है। पार्टी होने के बाद लैन कुरैन खड़े होते हैं और सभी के सामने वो माइक में जो अनाउंस करते हैं, उसे सुनकर विंग और वांग जी शॉक हो गए थे। बट बाकी लोग बहुत ही ज्यादा क्लैपिंग करने लग गए थे, इतनी तेज क्लैपिंग कि सबको पता चल रहा था कि यहाँ पर सारे लोग खुश हैं। वहीं विंग और वांग जी का रिएक्शन ही कुछ अलग था। वो दोनों ही शॉक में थे। उन दोनों को ही ऐसा लगा कि मानो उन्हें खुशियाँ मिल गई हो, बट अचानक से उन दोनों के फेस में उदासी भी आ जाती है, ये सोचकर कि अब वांग जी मना करेगा, नहीं अब विंग मना करेगा। वांग जी सोच रहा था कि विंग उसे पसंद नहीं करता, विंग उससे अब हेट करता है, तो शायद तक विंग उसे मना कर देगा शादी के लिए। वही विंग सोच रहा था कि वांग जी उससे नफरत करता है, तो वांग जी उससे शादी नहीं करेगा, शायद तक वो मना करेगा। यही सोचकर वो वांग जी को देख रहा था। वही वांग जी विंग को देखता है। विंग कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, बट अपने ग्रैंडपा को इतना ज़्यादा खुश देखकर वो शांत हो जाता है। वहीं वांग जी भी कुछ बोलने को खड़ा होता है, बट वो भी शांत हो जाता है। वहीं विंग ने जब वांग जी को देखा कि वो खड़ा हो रहा था, तो उसे लगा कि शायद तक वांग जी शादी के लिए मना करने वाला है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वहीं वांग जी जब ये देखता है कि विंग कुछ बोलने वाला है, तो उसे लगा कि विंग मना करेगा, तो वो भी शांत हो गया था। वो दोनों ही बिना कुछ बोले वहीं पर ही खड़े हुए थे। तभी लैन कुरैन उन दोनों के पास आते, उन दोनों को पकड़ते हैं। वो दोनों को कहते हैं कि आज तुम दोनों की सगाई होने वाली है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये सुनकर विंग अपने ग्रैंडपा को कहते हैं, ग्रैंडपा, बट वो कुछ कहते, यानी कि विंग कुछ कहता कि उसके ग्रैंडपा कहते हैं, विंग शांत रहो, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये सुनकर वांग जी भी कुछ बोलने वाला था, क्योंकि वो देख रहा था कि विंग कैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, शायद तक विंग उससे शादी नहीं करना चाहता। यही सोचकर वांग जी भी अपने ग्रैंडपा को कुछ बोलने वाला था, बट उसके ग्रैंडपा भी उसे मना कर देते हैं कुछ बोलने से, जिसके कारण दोनों ही शांत हो गए थे। बट दोनों को ही लगा कि शायद तक वो दोनों ही फोर्स हो रहे हैं शादी के लिए। वांग जी को लगा कि विंग फोर्स हो रहा है शादी के लिए, वहीं विंग को लगा कि वांग जी फोर्स हो रहा है इस शादी के लिए। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही सोच रहे थे, और इसी सोचते सोचते में कब उनके पास रिंग आ जाती उनको पता भी नहीं चलता। उन दोनों की मदर उन दोनों के हाथों में रिंग देती है और वो उसे कहने लग गई कि चलो रिंग पहनाओ। ये सुनकर विंग अपनी मदर को देखता है। वहीं वांग जी भी अपनी मदर को देख रहा था, और फिर वो विंग को देखता है। वो अपनी मदर को कहना चाहता था कि विंग शादी नहीं करना चाहता, हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। वहीं विंग कहना चाहता था कि मदर
नहीं शादी करना चाहते, मैं उनके साथ ज़बरदस्ती बनना नहीं चाहता। ये बोलते हुए वो दोनों ही अपनी मदर को कुछ समझाना चाहते थे, बट उन दोनों की मदर ने उनकी बिल्कुल भी सुनी नहीं और उन दोनों के हाथों में रिंग देकर वो उन दोनों को ही एक दूसरे के हाथों में रिंग पहनवा देते हैं। दोनों शॉक थे, वो एक दूसरे को देखते हैं। अचानक ही उन दोनों की सगाई हो गई। उन दोनों को यकीन ही नहीं हुआ है। अचानक ही क्लैपिंग की बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आने लग जाती है, जिससे वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा शॉक थे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में हो तो हो क्या गया है। बट सच कहूँ तो उन दोनों के ही दिल में बहुत ज़्यादा खुशी थी। वो दोनों नाचना चाहते थे, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे से प्यार जो था, दोनों ही एक दूसरे को पसंद जो करते थे, बट दोनों ही इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये सोचते हुए कि शायद तक वांग जी उससे हेट करता है, शायद तक विंग उससे हेट करता है। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे, बस यही सोचते हुए। ऐसे करते करते वो पार्टी भी एंड हो जाता है। पार्टी एंड होने के बाद वांग जी सीधा अपनी मदर के पास जाता है और वो कहता है कि मदर, आप लोगों ने ये क्या किया। ये सुनकर उसकी मदर कहती है, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर वांग जी चुप हो गया था। वो फिर अचानक ही कहता है, विंग नहीं करना चाहता। ये सुनकर उसकी मदर हंसती और कहती, तुम्हें किसने कहा कि विंग नहीं करना चाहता। ये सुनकर वांग जी कहता है, आपका मतलब। ये सुनकर उसकी मदर उसके पास आती और कहती, उसने तो हमें कुछ भी नहीं बोला है, वो शादी के लिए मना नहीं किया है। ये सुनकर वांग जी शॉक था, बट वो फिर भी कहता है, माँ, वो शायद तक शॉक होगा, उसने इसीलिए मना नहीं किया होगा, बट देखना वो शादी के लिए हामी नहीं भरेगा, आप लोग उसे फोर्स मत करो। ये सुनकर उसकी मदर कहती है, अच्छा, हम उसे फोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम उसे फोर्स नहीं करे। अगर विंग ने आज हमें मना किया ना, तो हम ये शादी नहीं करेंगे, बट अभी तक उसने मना नहीं किया। यहाँ तक कि सगाई के टाइम भी विंग ने हमें मना नहीं किया। ये सुनकर वांग जी शांत हो गया था। उसके दिल में एक कश्मकश आ गई थी। वो सोच में पड़ गया था कि आखिर क्या सच में विंग शादी करना चाहता भी है कि नहीं, क्या उसे फोर्स किया जा रहा है। वांग जी इसी सोच में था। वहीं दूसरी तरफ विंग भी अपनी मदर फादर से यही बातें बोल रहा था कि उसके गगा शायद तक वो इस शादी को नहीं करना चाहते हैं। आप लोग उसे फोर्स मत कीजिए, वैसे भी गगा मुझसे हेट करते हैं। ये बातें बोलकर विंग उन लोगों से शादी को तोड़ने की बातें कर रहा था, बट उसकी मदर कहती है, तुम्हारे गगा ने तो हमसे कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि उन्होंने सगाई भी बिना कुछ बोले कर ली। ये सुनकर विंग कहता है, शायद तक उस टाइम आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, इसीलिए नहीं गगा बोलने वाले होंगे। ये सुनकर यानी कहती है, जब तुम्हारे गगा बोलेंगे तब की बात तब देखी जाएगी, बट अभी तो तुम्हारे गगा ने कुछ भी नहीं बोला है। ये सुनकर विंग शांत हो गया था, वो भी कुछ नहीं बोल पाया। सभी लोग अब खाना खाने को आते हैं, क्योंकि जबरदस्ती यानली ने विंग को खाना खाने के लिए बोला था। वहीं वांग जी की मदर भी उसे लेकर खाना खाने वाले जगह पे आती है। सभी लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं वांग जी और विंग तो शॉकिंगली सब कुछ देख रहे थे। वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो अलग ही फील कर रहे थे। अचानक ही वांग जी की मदर ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसे बैठाती है। वहीं विंग की मदर भी उसे मतलब चेयर पे बैठाती है। दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे कि तभी लैन कुरैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। ये सुनकर दोनों की नजरें ग्रैंडपा पे जाती है। ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं और कहते, तुम दोनों खुश हो ना। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर वो कहता है, ग्रैंडपा, वो शादी आप लोगों ने क्यों क्यों किया। आप लोग ये बोलते हुए वो हड़बड़ा रहा था। वो कहना नहीं चाहता था क्योंकि उसका मन था शादी करने का, बट उसके दिल में एक दर्द भी था कि ये सोचकर कि वांग जी उसे पसंद ना करता हो। वहीं वांग जी जब विंग को देखता है कि वो शादी के रिगार्डिंग ग्रैंडपा से कुछ बोल रहा है, बट वो बोल नहीं पा रहा, तो वांग जी को लगा कि शायद तक विंग शादी के लिए मना करना चाहता हो, बट ग्रैंडपा के डर से वो कुछ कह ना रहा हो। इसीलिए वांग जी ग्रैंडपा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, ग्रैंडपा, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर विंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, बट ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्यों नहीं करनी शादी। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और कहता है, बस ऐसे ही। ये सुनकर विंग को तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने दिल पे कि वांग जी अभी भी उसे पसंद नहीं करता, बट लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं, अब कोई भी तुम्हारा तमाशा नहीं सुनूंगा मैं, वैसे भी तुम दोनों की सगाई सबके सामने हो चुकी है। ये सुनकर वांग जी कहता है, आप लोगों ने हमारे साथ फोर्स किया है, हम दोनों को कुछ पता नहीं था, हम दोनों ने आप लोगों की इज्जत के लिए वहाँ पर सगाई की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शादी भी कर लेंगे। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि वांग जी सबके सामने शादी के लिए मना कर रहे हैं, बट लैन कुरैन तो गुस्से में खड़े हो गए थे। वो कहते, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता,
मैंने डिसाइड कर लिया है तुम दोनों की शादी होगी तो बस होगी, वो भी 1 सप्ताह के बाद। ये सुनकर वांग जी शॉक। वो विंग को देखता है, वही विंग के आंखों में आंसू बन गए थे। वो ग्रैंडपा को देखने लग गया। वो रोते हुए कहते हैं, मुझे मुझे नहीं करनी ग्रैंडपा, मुझे नहीं करनी शादी। ये सुनकर वांग जी को भी दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पर दोनों ही गलत फहमी के शिकार हो गए हैं। दोनों को ही लग रहा है कि दोनों ही शादी नहीं करना चाहते, बट वो दोनों ही करना चाहते हैं। बट वो कह भी नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे को गलत भी समझ रहे हैं। वहीं ग्रैंडपा ने साफ साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि तुम दोनों की शादी होगी तो होगी बस, नहीं तो इस बार तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो गए थे। दोनों ही ग्रैंडपा को चिल्लाते हैं, कहते हैं, ग्रैंडपा ये आप कैसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ तुम दोनों की लड़ाई को। तुम दोनों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, जिस वजह से हमारी फैमिली टूट रही है। अगर तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो हमारी फैमिली टूटेगी नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी और विंग शांत हो जाते हैं। वहीं वांग जी की मदर और यानली भी समझाने लग गई कि तुम दोनों की भलाई के लिए हो रहा है, तुम दोनों शादी कर लो, बस बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये सुनकर वो दोनों ही उन सभी को देखते हैं, बट कुछ भी नहीं बोल पाते। वो दोनों ही एक दूसरे को चुपके चुपके से देखते हैं। वो दोनों ही फील कर पा रहे थे कि वो दोनों ही उदास हैं। यानी कि विंग वांग जी को देख रहा था और वो कहता है अपने मन में कि शायद तक गगा मुझसे शादी नहीं करना चाहते और मैं गगा को फोर्स नहीं करना चाहता। अगर मैंने उनसे शादी की तो गगा मुझसे ज़िंदगी भर बंध जाएंगे और गगा तो मुझसे हेट करते हैं। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। वही वांग जी भी सोच रहा था कि विंग मुझे पसंद नहीं करता, अगर शादी हुई तो विंग मुझसे बंध जाएगा और फिर विंग की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ये हम शादी नहीं कर सकते। बट ग्रैंडपा को भी कोई मना नहीं कर पा रहा था और साथ में ग्रैंडपा ने तो धमकी भी दे दी थी कि अगर किसी ने शादी के लिए मना किया या फिर कुछ भी हुआ तो वो मर जाएंगे और फिर उनकी लाश ही देखने के लिए वो दोनों आएंगे। ये सुनकर अब दोनों भी कुछ नहीं कर पाए। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया। दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन दोनों को ही लग रहा था कि दोनों को ही फोर्स किया जा रहा है। वहीं लैनी और हमारी याली दोनों ही एक दूसरे को देखकर परेशान थे कि उन दोनों ने तो अच्छा सोचा था इन दोनों की शादी करवाने के लिए, पर दोनों क्यों उदास हैं। कि वो साफ साफ बता दें, नहीं, अगर वो बताएंगे तो वो विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए धीरे धीरे ये सब चलने दो, वो दोनों धीरे धीरे समझ जाएंगे। यही सोचकर वो दोनों ही अपने आप को समझाते हैं और फिर वो दोनों शॉपिंग मतलब शादी की शॉपिंग करने लग गए। वो विंग और वांग जी के लिए दोनों के लिए शादी की शॉपिंग करते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम बीतते गया और कब शादी वाला दिन आ गया पता भी नहीं चला। विंग और वांग जी दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट दोनों ही शादी से भागने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि दोनों ही शादी करना चाहते थे और इसीलिए उन दोनों की शादी भी हो जाती है क्योंकि गॉड की भी मर्जी थी कि इन दोनों बिछड़े हुए प्यार को मिला ही दे। वांग जी और विंग का फाइनली शादी हो गया। दोनों ने सभी को बो किया, अपने अर्थ को, हेवन को और एक दूसरे को। उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उन लोगों को टी पीना था। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को जोड़कर एक दूसरे को टी भी पिलाया। विंग के आंखों में हल्के से आंसू थे। वो खुशी के थे, गम के थे या क्या, वांग जी को पता नहीं, क्योंकि वो आंसू वांग जी के हाथों में टपके थे। वांग जी को लग रहा था कि शायद तक विंग शादी नहीं करना चाहता था, उसे फोर्स किया गया, इसीलिए विंग रो रहा है। बट वांग जी को कौन समझाए कि विंग खुशी के आंसू रो रहा है क्योंकि वो फाइनली वांग जी का जो बन चुका है। उसके बाद उन दोनों को ही किस करने को कहा जाता है। वो दोनों शॉक हो गए थे कि अब किस किस कैसे करें वो लोग। वो दोनों ही हिचकिचा रहे थे। बाकी सारे लोग भी कहने लगे किस करो किस करो, जिसके बाद प्रीस्ट और लैन कुरैन भी बोलते हैं कि किस करो। ये सुनकर वांग जी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर अपने हाथ को वो विंग के नेक पे ले जाता है। विंग की पूरी बॉडी तो शिवर उठी थी। वांग जी धीरे से विंग को अपने करीब करता है। उसकी गर्म सांसें विंग को अपने फेस पे फील हो रही थी, वहीं विंग की गर्म सांसें वांग जी को फील हो रही थी। धीरे से वांग जी विंग के लिप्स को कैच कर लेता है। दोनों एक दूसरे के होठों को फील कर पा रहे थे। वांग जी विंग के होठों की वो तड़प फील कर पा रहा था, जिसे फील करते ही वांग जी के हाथ विंग के कमर पे और ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, विंग के गले में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और वांग जी रफली विंग के होठों को सक करने लग जाता है, जिससे विंग शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी ब्रूटली उसके होठों को सक कर रहा था।
क्योंकि वांग जी ये ड्रीम देखता था और आज उसका ये ड्रीम पूरा हुआ। विंग उसका हुआ है। विंग उससे शादी नहीं करना चाहता था बट फिर भी शादी हुआ। शायद तक ये गॉड की मर्जी थी। ये सोचकर वांग जी विंग को ब्रुटली किस कर जा रहा था। वहीं विंग वो शौक था कि ये क्या हो रहा है। वांग जी उसे इतने हैवानों जैसा किस क्यों कर रहा है। क्या वो उसके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। यही सोचकर विंग बस शांति से वांग जी के उस किस को महसूस कर रहा था। बट उसे कुछ भी हो पसंद आ रहा था। अगर वांग जी हैवानियत भी उसके साथ दिखाए ना तो वो भी उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेगा क्योंकि वो चीज़ वांग जी जो दे रहा है। यही सोचकर विंग मुस्कुराता है। फिर वांग जी को लोगों की क्लैपिंग की आवाज़ आती है जिसे सुनकर वांग जी होश में आता है और वो विंग से दूर होता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उससे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, एक अलग ही खुशी मिल रहा था। वहीं विंग वो भी अपने दिल में एक खुशी महसूस कर पा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था बट वो अपने हार्मोन्स को इनबैलेंस फील कर पा रहा था। उसके फेरोमोन निकलने लग गए थे क्योंकि विंग का हीट जस्ट अभी अभी यानी कि 1 मंथ पहले ही आया है और शायद तक 1 मंथ हो चुका है। इसीलिए विंग का हीट का टाइम भी आ चुका है और वांग जी के एक टच ने विंग के हार्मोन्स को इनबैलेंस कर दिया। उसका हीट फिर से आ गया जिस वजह से विंग को पेन होने लग जाता है। विंग की पूरी फेरोमोन वहाँ फैलने लग जाती है। वांग जी यहाँ तक कि बाकी अल्फाओं को भी वो ट्रिगर करने लग गई थी जिसे देखकर सब लोग शॉक हो गए थे कि ये क्या हुआ। हाँ, विंग का हीट आ गया था अचानक ही जिसे देखकर सब शॉक। मैडम लैन और यानली भी शॉक हो गए थे। वो भागते हुए विंग के पास आते हैं। वो विंग को लेकर वहां से जाने लगते हैं। वांग जी भी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था अपने ओमेगा के लिए। तभी लैन कुरैन उसके पास आते हैं और वो वांग जी को कहते हैं वांग जी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो जाओ अपने ओमेगा का इस दर्द में साथ दो। ये सुनकर वांग जी भी बिना कुछ सोचे समझे वहां से सीधा जहाँ पर विंग को ले जाया गया है वहां पर आता है। वहाँ यानली और मैडम लैन विंग को सबसे दूर लेके जा ही रहे थे कि अचानक ही भागते हुए वांग जी वहां पहुंचा था। वांग जी के अल्फा फेरोमोन से वो दोनों ही शॉक हो गए थे। वो दोनों ही पीछे मुड़ते हैं और जैसे वांग जी को उन्होंने देखा वो शॉक में थे। वो वांग जी को कुछ कहने वाले थे बट वांग जी बिना कुछ बोले विंग को अपनी गोद में उठा लेता है क्योंकि वांग जी पहले से ही विंग के लिए क्रेव कर रहा था। और आज जब वो उसका हो गया है और अचानक ही विंग का हीट आ गया तो वो भी अपने अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका अल्फा भी उसके ऊपर हावी हो गया है। वांग जी अभी अपने अल्फा के रूप में है जिस वजह से मैडम लैन और यानली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कहीं वांग जी विंग को हार्म ना कर दे। बट अब वो वांग जी को रोक भी नहीं सकते क्योंकि वांग जी भी अपने रट में आ चुका है। अगर वो वांग जी को रोकने गए तो वांग जी उन्हें भी हट कर देगा और विंग को भी हट कर देगा। यही सोचकर वो सीधा अपने अल्फा के पास भागते हैं बट उसके अल्फा यानी कि लैंचिंगेंजन और सीचैन उनको समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा। वांग जी विंग से प्यार करता है और वो अपने प्यार को कभी हट नहीं करेगा। अपने बेटे पे विश्वास रखो ये बोलकर वो उन दोनों को शांत करवाते हैं और उसके बाद वो शांत भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को लेकर सीधा बेड पे फेंक देता है। वहीं विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी भी बिना देरी किए विंग को किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ वहीं पर ही इंगेज हो जाते हैं। ये बार मतलब ये चीज़ विंग के लिए पहली बार था जिस वजह से वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो वांग जी को अपने साथ इंगेज करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था बट वांग जी अभी भी विंग की पूरी बॉडी के साथ खेल रहा था जिस वजह से विंग वांग जी को कहता है कि अल्फा प्लीज़ मुझे क्लेम करो। बट वांग जी अभी भी विंग को इग्नोर करके उसकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से सक कर रहा था। वो उसकी बॉडी पे पूरी तरीके से निशान बना रहा था। वो अपनी फैंटेसी को आज पूरा कर रहा था। जो फैंटेसी उसने हर रात को देखी है आज वो उसे पूरी तरीके से क्लेम कर रहा था। विंग बस मॉइन कर रहा था और वो मॉइनिंग वांग जी को पागल कर रही थी। वांग जी की अल्फा को पागल कर रही थी और धीरे धीरे वो विंग को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देता है और अचानक ही वो विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। विंग बहुत ही तेज़ी से चीखता है क्योंकि ये पहली बार था उसका। बट वांग जी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वांग जी बिना इंतज़ार किए विंग को हिट पे हिट करने लग गया है। विंग बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था क्योंकि वो अभी भी एक बच्चा ही तो था। वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। अचानक ही वो उसे किस करता है और धीरे धीरे करके वो उसके साथ
बहुत ज़्यादा रफ होने लग जाता है। वांग जी का अल्फा अब पूरी तरीके से विंग को तोड़ रहा था, अपने नीचे मसल रहा था। वहीं विंग भी इस दर्द को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि ये जो दर्द है वो उसे वांग जी दे रहा है। वांग जी का हर एक दर्द भी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वांग जी उसके साथ है, उसका हस्बैंड बन चुका है, उसका अल्फा है। आज उसका अल्फा उसे क्लेम करा है, इस बात से विंग बहुत ज़्यादा खुश था। और वह अभी ओमेगा रूप में है, तो उसे ज़्यादा पेन भी नहीं हो रहा है। वांग जी की रफनेस जबकि उसे अच्छी लग रही है। वांग जी उसके साथ बहुत टाइम तक इंगेज रहता है, उसी की तरह, मतलब उसे उसी तरीके से प्यार करता है। वही विंग भी उस प्यार को बहुत अच्छे से साथ देता है, उसके साथ वो पूरी रात भर प्यार करता है। विंग कई बार बेहोश भी हुआ, बट वो जैसे होश में आता था वो वांग जी को अपने ऊपर राइड करते हुए देखता था। विंग को अच्छा भी लगता था और दर्द भी होता था। वो वांग जी को रोकना भी चाहता था, बट वांग जी बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता, और वो पूरी रात भर उसके साथ लव मेकिंग करता है। विंग पूरी रात भर अपने हीट में था, जिस वजह से उसे ज़्यादा तो दर्द नहीं हुआ, बट हाँ, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा थक भी जाया करता था। वो वांग जी को रुकने को कहता था, बट वांग जी रुकता भी नहीं था। और विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट भी थी, जिस वजह से वो उसे इंजॉय भी करता था। उन दोनों ने बीच में ही एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया था, आई एम सॉरी भी कह दिया था, एक दूसरे को उन्होंने माफ़ भी कर दिया था। सब कुछ उसी बीच में हो गया था, बट हाँ, दोनों को ये अभी याद नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अपने अल्फा और ओमेगा रूप में जो है, दोनों ही ऐसे करते करते कब सो जाते पता भी नहीं चलता। सुबह के 10 बज चुके थे। सूरज की किरणें अब सीधा वांग जी के फेस में पड़ने लग गई थी। वांग जी अपने फेस को टर्न करता है, जब वो हिलता है तो विंग को दर्द होता है, क्योंकि वांग जी उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। विंग की हल्की सी कहराने की आवाज़ से वांग जी शॉक, वो झटके से अपनी आंखें खोलता है, और जैसे ही उसने विंग को देखा वो और भी ज़्यादा शॉक, वो शॉक में झटके से विंग से अलग होता है। विंग कहरा कर जोर से अपनी चीख निकाल देता है। वांग जी पैनिक हो गया था, वो घबराते हुए विंग को देख रहा था। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। विंग के आंखों में आंसू थे। वांग जी विंग को कहते हैं, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग की पूरी बॉडी में लव बाइट्स थे। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। उसे अच्छा फील हो रहा था, बट जब उसने देखा कि वांग जी ने उसे माफ़ी मांगी, तो उसे कहीं बुरा फील हुआ, ऐसे ऐसे सोचकर कि शायद तक वांग जी ये करना ना चाहता हो, बट वांग जी के अल्फा ने उसे क्लेम किया हो। यही सोचकर विंग को बुरा लग रहा था, और उसके आंखों से अचानक ही आंसू निकल जाते हैं, जिसे देखकर वांग जी और भी ज़्यादा पैनिक हो गया था। वो विंग के आंसू को क्लीन करने लग गया था। वो विंग को कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, विंग मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए वो विंग के सामने घुटनों पे बैठ गया था। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था, ये कहते हुए कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। विंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स किया गया, और अब मैंने भी तुम्हें फोर्स कर दिया, मुझे माफ़ कर दो विंग। ये बोलते हुए वो विंग से माफ़ी मांगता है, और कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। बट जिम्मेदारी वर्ड सुनकर ना विंग को बहुत बुरा फील होता है, और वो विंग धीरे से उठ के बैठने की कोशिश करता है। वांग जी उसे मदद करता है। विंग वांग जी को देखता है, और वो कुछ भी बिना बोले ही वहाँ से उठ के जाने लगता है, जिसे देखकर वांग जी शॉक था कि क्या विंग को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ होगा। वांग जी बिना देरी किए विंग के पास भागता है, वो विंग को पीछे से गले लगा लेता है। विंग एक पल के लिए ऐसा फील करता है कि उसे जन्नत मिल गई हो, बट वो वांग जी को हटाने की कोशिश करता है। वांग जी विंग को कहते हैं विंग, बट विंग कहते हैं ग आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 6 महीने के बाद तलाक ले लेंगे। बट ये सुनते ही अचानक ही वांग जी का अल्फा पोजेसिव हो गया। वो अचानक ही विंग के दोनों गालों को पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है, और वो उसे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तलाक नहीं दूंगा। ये सुनकर विंग शॉक था। विंग वांग जी को देख रहा था, उसके आंखों में अपने लिए पोजेसिवनेस वो देख पा रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहते हैं क्यों का, आप तो मुझे पसंद नहीं करते ना, आप तो ये शादी नहीं करना चाहते ना, तो आज क्यों क्यों आप मना कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फैमिली को मना लूँगा, वो बस शादी करवाना चाहते थे, और हम शादी कर तो चुके हैं, 6 महीने के बाद हम तलाक ले लेंगे, फिर किसी को भी कोई आपत्ति। बट वो आगे कुछ कहता कि वांग जी उसे रफली किस करने लगता है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे हो, समझ गए? हाँ, ये शादी
तुम्हारी बिना मर्जी के हुई है, बट अब मैं तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा, समझ गए? बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैंने बहुत अपने आप को दर्द दे दिया, बट अब नहीं। भगवान भी तुम्हें मेरे पास लाना चाहता था, इसीलिए हमारी शादी हुई। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। ये बोलते हुए वो बहुत ही रफली उसे किस करते जा रहा था। वहीं विंग शॉक था, वो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, सिर्फ तुम मेरे हो, समझ गए? तुम सिर्फ मेरे हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो उसे उठाता है और सीधा वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। विंग के ऊपर ठंडे ठंडे पानी गिरा था, वांग जी के ऊपर भी ठंडा ठंडा पानी गिरा था। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है, वो उसके चिन को उठाता है और वो उसे देखते हुए कहता है, विंग, मुझे पता है कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे, तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स किया गया है, बट अब तुम मेरी वाइफ हो, तो मुझसे दूर जाने के बारे में अब सोचना भी मत। और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। ये बोलकर वांग जीविंग को पीछे मोड़ देता है और फिर उसकी पूरी बैक पे वो अपने होठों को चलाने लग गया था। विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था, उसकी बॉडी हीट अप हो रही थी। वांग जी विंग को ब्रूटली किस किया जा रहा था, उसके बैक में रफली हाथ चलाया जा रहा था, उसकी पूरी बॉडी को वो अपने हाथों से मसल रहा था। विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी बार बार विंग को अपना ओमेगा अपना कह रहा था, जिसे देखकर विंग शॉक था। वो वांग जी को रोकता है और कहता है, गव, इसका क्या मतलब है? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे हो। ये सुनकर विंग को ऐसा लगा कि मानो उसकी सारी दुनिया ही एक अलग ही जोन में जा चुकी है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली इस बात को सुन के। विंग कहता है, बट आप तो शादी नहीं करना चाहते थे ना, आप तो मुझसे नफरत करते थे ना। ये सुनकर वांग जी अपने हाथ को जोर से दीवार पे मारते हुए कहता है, हाँ, मैं पागल था, इसीलिए बचपन में वैसा बर्ताव करता था, बट तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ विंग कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैंने वो सब बातें बोली। तुम ही थे, तुम ही थे मेरी खुशियों की वजह, तुम ही थे मेरी ज़िंदगी की वजह। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी कहीं रुक सी गई थी विंग। अब फाइनली तुम मुझे मिल चुके हो, अब फाइनली तुम मेरे हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा विंग, फाइनली तुम मेरे हो। ये बोलते हुए वो विंग के नेक पे किस किए जा रहा था, जिसे देखकर विंग की सांसें बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही थी। वो वांग जी को फिर रोकता है, वो कहता है, गा, इसका क्या मतलब है? आप आप तो शादी के लिए हामी नहीं भरना चाहते थे ना, आपको तो फोर्स किया गया था ना। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं विंग, मैं तो खुद शादी करना चाहता था, मैं तो खुद प्रे कर रहा था कि हमारी शादी हो जाए। ये सुनकर विंग शॉक था, वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहते हैं, बट तुम शादी नहीं करना चाहते थे ना, तुम मुझे प्यार नहीं करते ना अब। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही शॉक था। वो वांग जी के दोनों गालों को पकड़ता है और कहते हैं, नहीं कहा, मैं तो बचपन से आपको पसंद करता हूँ, मुझे लगा कि आप नहीं चाहते। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ विंग, मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, बट तुम मुझे देखते ही जो इग्नोर करते थे, मेरा दिल टूट जाता था विंग। तुम जो मेरे सामने नहीं आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं जाके मर जाऊँ, मुझे बहुत बुरा फील होता था विंग। मैं तो कई बार अपने आप को मारना भी चाहता था, बट मैं ऐसा कर नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बितानी थी विंग। ये सुनकर विंग शॉक वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहते हैं, शायद तक गॉड ने भी मेरी मेरी उन दुआओं को स्वीकार कर लिया और आज देखो तुम मेरे हो, मेरी बाहों में हो। ये बोलकर वो विंग को किस करता है। वही विंग शॉक था, बट वो भी उस किस को रिटर्न करने लग गया था। दोनों ही बहुत टाइम तक उस शावर के नीचे ही एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद दोनों ही अलग होते हैं, एक दूसरे के फॉरहेड को वो एक दूसरे के फॉरहेड पे टच करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग वांग जी को देखते हुए कहते हैं, आई लव यू गर्ल, आई लव यू। ये सुनकर वांग जी भी उसे वही रिप्लाई करता है, जिसे सुनकर विंग को भी बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस होता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे और फिर वो दोनों ही बाहर आते हैं नहा धोकर, और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों ही कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के बाद वो बाहर आते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने पेरेंट्स को शुक्र अदा करना चाहते थे, क्योंकि उनके कारण ही आज वो दोनों एक साथ हैं, नहीं तो वो दोनों तो अलग रहते। यही सोचकर दोनों नीचे जाते हैं, दोनों ही
अपने पेरेंट्स को गले लगा लेते हैं, जिसे देखकर वो लोग कंफ्यूज थे बट हैप्पी भी थे। विंग वांग जी दोनों ही सबके सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं और घुटनों पे बैठकर वो दोनों ही एक साथ उनके सामने बो डाउन करते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें मिलाया। ये सुनकर वो सभी लोग कहते, इडियट हो क्या, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमसे कैसे ये सब बातें कर सकती हो। ये बोलकर वो उन लोगों को मतलब उन दोनों को उठाते हैं और फिर वो दो उन लोगों को हक करते हैं। वो सब अब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके बाद वो सारे लोग बैठते हैं और कहते हैं चलो चलो बैठो, बहुत टाइम हो गया है, अब खाना भी खा लो, भूखे हो गए ना। ये बोलकर वो वांग जी को देखते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ज़्यादा स्टेमिना को लूज़ कर दिया होगा ना कल। ये सुनकर वांग जी शर्मा गया, वहीं विंग भी शर्मा गया था। उसके बाद उन लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो भी अपने हाथों से वो लोग खाना खिला रहे थे। वांग जी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि इतने सालों के बाद अब फिर से उसकी छोटी माँ यानली उसे खाना खिला रही है, वहीं विंग को उसकी बड़ी माँ अपने हाथों से खाना खिला रही है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। वहीं लैन कुरन भी खुश थे कि अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। अब धीरे धीरे करके टाइम बीतने लग गया, वांग जी और विंग का रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा लवी डवी बनते थे। रूम से बाहर तो वांग जी विंग को निकलने देता ही नहीं था, हमेशा ही वो रूम में घुसा रहता था और वांग जी की मतलब विंग की बैंड बजाता था। वांग जी विंग हमेशा ही वांग जी को बोला करता था बट उसे वो अच्छा भी लगता था। वहीं वांग जी की मदर और यानली हमेशा ही उसे टीज करते थे कि अब तो काम पे चले जाओ, पहले काम से बाहर नहीं आते थे और अब काम पे ही नहीं जाते हो। ये सुनकर वांग जी विंग को गले लगाते हुए कहता है क्या करूँ, मेरी वाइफ ही इतनी सुंदर है। ये सुनकर वो लोग हंसते थे, वहीं विंग शर्मा जाता था और वो वांग जी के कंधे पे मुक्का मार के वहाँ से भाग जाता था, जिसे देखकर सभी लोग हंसते थे। अब ऐसे करते करते दिन बीतते गए। कुछ ही टाइम में अचानक ही विंग को उल्टियाँ स्टार्ट हो गई थी और उल्टियों के साथ साथ एक दिन पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है। जैसे ही पता चला सभी लोग खुश हो गए थे, सबसे ज़्यादा ग्रैंडपा खुश थे क्योंकि अब उनकी फैमिली खुशियों से जो भर चुकी है। अब उनके घर में उनका पर पोता आने वाला है, पोते का बेटा पर पोता। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि लैंचिंगेंस जो लांस सीजन भी खुश थे कि अब वो दादा और नाना बनने वाले हैं। अब ऐसे करते करते टाइम बीतने लग गया। विंग की नटखटी हरकतें अब बढ़ती जा रही थी। बचपन में जैसे वो वांग जी को एक पल के लिए छोड़ता नहीं था, अब वो फिर से वैसी आदतें अपनाने लग गया है। वो वांग जी को बिल्कुल भी छोड़ता नहीं, बट इस बार कुछ अलग है क्योंकि इस बार वांग जी विंग को इग्नोर नहीं करता, वो विंग की सारी विश पूरा करता है। विंग के साथ साथ बेबी को भी वो बहुत ही अच्छे से केयर करता है। विंग के बेली पे वो ऑयल लगाता है ताकि विंग के बेली पे कोई भी स्ट्रेच मार्क ना बन जाए। विंग को वो कोई भी काम नहीं करने देता, विंग को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाया करता है। यहाँ तक कि वांग जी ने तो वर्क फ्रॉम होम ही करना स्टार्ट कर दिया है, वो घर से ही काम करता है और उसके फादर को भी अब ज़्यादा लोड नहीं क्योंकि सिचन भी अब उनकी कंपनी को संभालने में मदद करते जा रहे हैं। पहले लैन सिचन दूसरी कंपनी को मतलब छोटी सी कंपनी खोली थी उन्होंने जिसको संभालते थे, अब सिचन उस कंपनी को भी संभालते हैं और अपने ब्रदर की कंपनी में भी अपना हाथ बटा देते हैं, तो वो चल जाता है। वांग जी भी अब उसमें काम करता है, घर से काम करता है बट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के कारण वो बहुत कुछ हैंडल कर लेता है। और साथ में जब भी विंग को कुछ क्रेविंग होती है, रात के 12-1 बजे भी क्रेविंग क्यों ना हो, वांग जी विंग के लिए सब कुछ ले आता है। इस बार वो नखरे नहीं दिखाता, न ही गुस्सा करता है, उनका लवली सेशन भी चलता ही रहता था। अब ऐसे ही करते करते पूरे 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद विंग ने फाइनली एक छोटे से बेबी बॉय को बर्थ दिया जिसका नाम उन्होंने आईवान रखा। आईवान का बर्थ होते ही और भी ज़्यादा खुशियों का माहौल आ चुका था, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी भी अपने छोटे से बेबी को पाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और इसी में हमारा ये क्यूट सा एफएफ खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जिसने जिसने मुझे एफएफ लाने को कहा था, मैं धीरे धीरे करके सारा एफएफ लाऊंगी, बस कुछ टाइम दे देना। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।